Earlier, the lynching was a social problem. Then the lynching was a political problem and the political tool, and today it's a political tool. उत्तर प्रदेश के 2017 के जब इलेक्शन हुए तो जब भी कोई बीजेपी की रैली होती थी तो अखलाक के मारने वाले जितने लोग बेल पे बाहर आ गए थे उनको फ्रंट रो में बैठाया जाता था भाजपा की रैली में। एनटीपीसी में नौकरियां उनको देने की बात हुई। एक उसमें से एक्यूज मर गया तो उसको एक बड़ा अमाउंट दिया गया और तिरंगे में उसकी ये शव यात्रा निकाली गई। देयर इज अ टू हेट क्राइम कैपिटल्स इन द इंडिया ऑन दैट टाइम। वन वाज अ मेवात एंड द अनदर वन वाज अ झारखंड। तो किसी भी मुसलमान की विजुअल आइडेंटिटी किसी भी नॉन मुस्लिम को इतना प्रोवोक कर सकती है कि वो उसकी जान ले ले, और उस प्रोवोकेशन का जो इल्ज़ाम है, जो ऑनस है, वो विक्टिम पे जाएगा और उसके बेसिस पर उसको बेल मिल जाएगी। दैट्स द ऑर्डर ऑफ मुंबई हाई कोर्ट सेट। पूरे देश में जो भी आदमी बंगाली बोल रहा है, अगर वो मुसलमान है तो वो बांग्लादेशी और हिंदू है तो वो बंगाली, इसकी पूरी पॉलिसी चल रही है। इसी के तहत आप रोज खबर सुन रहे होंगे कि पुश बैक की पॉलिसी है। पुश बैक की पॉलिसी में जहाँ पकड़ में आ जाए वहाँ बंगाल के बॉर्डर में छोड़ दो, बाद में फिर पता चलता है कि वो इंडियन है, सारे पेपर इंडियन है, तो फिर लेके भी आए हैं। तो अब चुनाव आयोग तो पूरा सरकार के हाथ में खेल रहा है, और इसको अगर इन शॉर्ट ये कहें तो दो खतरनाक चीज़ें हैं इस पूरे एसआईआर में। एक तो ये बैकडोर एनआरसी कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको लगता है कि वो नागपुर से ऑर्डर ले रहे हैं, वो पहले ही सीलिंग मारे दे रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो सीलिंग के बाद खोले भी गए हैं। ये बेसिकली हर शहर को अयोध्या और संभल बनाने की कहानी है। वो ये हर इलाके में एक डिस्प्यूटेड साइट बिल्ड कर देंगे कि एक साइट ऐसी होगी जिस पे डिस्प्यूट हो। यूपी के साथ मसला क्या है कि पूरे इंडिया में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसमें 24% यूपी में अकेले, एक चौथाई, और 72% प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी का ऐसी है जिसमें डिस्प्यूट है। तो यूपी विल बी द मोस्ट डिस्प्यूटेड प्लेस इन अपकमिंग डेज। गुलफिशा जब ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था तभी कुछ लोगों ने उनकी फ़ोटो डाल के अमित शाह को टैग किया था, ये भी आपको मालूम होगा। कुछ लोगों ने कपिल मिश्रा को दंगे के मेन एक्यूज से हटाकर गुलफिशा और जाफराबाद की औरतों को बताया कि इन्होंने दंगा कराया जो प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी। वो भी आपके समाज में मौजूद हैं। आप मुसलमानों को रिपब्लिक चैनल से, अर्नव गोस्वामी से, अंजना ओम कश्यप से, रजत शर्मा के चैनल से और जो तमाम 3-4 अमीश देवगन से, इनसे नहीं जाने। आप मुसलमानों को मुसलमानों से जाने। जब मुल्क में नफरत बढ़ती है, जब लिंचिंग को सिर्फ जुर्म नहीं हकीकत समझा जाता है, जब इंसाफ, न्याय, जस्टिस जैसे लफ्ज सिर्फ किताबों तक महदूद नजर आते हैं, तब कुछ लोग होते हैं जो इन अल्फाजों को ज़मीनी हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ नारा नहीं लगाते बल्कि विक्टिम्स को लीगल एड प्रोवाइड करके मजलूम के साथ खड़े होने की हिम्मत करते हैं और सिस्टम से सीधा सवाल करते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाम है नदीम खान, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जनरल सेक्रेटरी। हिंदुस्तान में जब लिंचिंग, हेट क्राइम्स और पॉलिटिकल रिप्रेशन का सिलसिला तेज हुआ तो नदीम खान ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई बल्कि उन परिवारों के साथ खड़े रहे जिनका सब कुछ छिन गया था, चाहे लीगल एड हो, डॉक्यूमेंटेशन हो या फैक्ट फाइंडिंग मिशंस। उनका काम सिर्फ एक्टिविज्म नहीं रहा बल्कि एक मिशन बन चुका है। आज जब मुल्क में डिसेंट क्रिमिनलाइज हो रहे हैं और माइनॉरिटी आइडेंटिटी को टारगेट किया जा रहा है और लोगों का खौफ उनकी जुबान बंद कर रहा है, वहां नदीम खान जैसे लोग एक मिसाल हैं कि इंसाफ के लिए बोलना अब भी मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मीर फैसल और ये है हमारा एपिसोड 3। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। खुशामदीद है हमारे तीसरे एपिसोड में। नदीम भाई, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, कैसे आप कॉरपोरेट से निकल करके ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बने। तो बताएं अपनी जर्नी के बारे में, कैसे आप जो है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बातचीत का मौका देने के लिए। अब जहाँ तक आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं
छोटे शहर का रहने वाला हूँ और तकरीबन काफ़ी अरसे पहले मैं 12वीं के बाद दिल्ली आ गया था और दिल्ली से ही मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मास्टर्स किया, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया। फिर मेरी ट्रेनिंग एक पेजिंग कंपनी में मैंने नौकरी करी, फिर टेलीकम्युनिकेशन की अलग अलग कंपनीज़ में, मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन में अलग अलग काम किया। कुछ इंडियन कंपनीज़ थी, कुछ इंडिया के बाहर की कंपनियां थी, इंडिया के बाहर भी कुछ वक्त रहा। लेकिन 2014 के बाद जब ये हेट क्राइम और मॉब वायलेंस का सिलसिला शुरू हुआ, तब वो एक डिसाइडिंग टाइम था कि आप ये डिस्कशन जो है वो सारे ड्राइंग रूम में या बातचीत में या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे ही करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया की शुरुआत थी उस वक्त, लेकिन ये है कि वो आप उस पे ही करेंगे या ग्राउंड में उतर कर आप कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगा कि ये पहले रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता थोड़ा सा स्ट्रेन होगा। आप एक प्रॉपर कारपोरेट में नौकरी कर रहे होते हैं, ठीक ठाक एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के साथ में अच्छे पैकेजेस आपको मिल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक टफ़ टाइम होता है, डिसीज़न टफ़ होता है। लेकिन बहरहाल अभी भी मेरा छोटा मोटा कंसल्टेंसी का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का पहले काम था बिफोर कोविड। तो मेरा जो सोशल लाइफ है उससे मेरा कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा ब्रेड एंड बटर अभी भी अलग सेटअप से चलता है। मेरे कुछ पार्टनर्स हैं जहाँ पर मैं बहुत एक्टिव रोल नहीं प्ले करता, लेकिन उसके बावजूद मैं काम करता हूँ। तो बहरहाल एक टफ़ चैलेंज था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो रोल ये जो सड़क पर किसी के घर पे फ्रिज पे पूछ के जो है वो क्या रखा है कि फ्रिज में उसके नाम पर उसकी जान ले ली जाए, उसके चलते हुए उसके रिलीजन की वजह से उसकी जान ले ली जाए, तो वो असल में मेरी ज़िंदगी में खिलाने वाला मौका था। और उसके बाद फिर जब इंगेज हुए तो इस हद तक इंगेज हो गए कि फिर उसके बाद ये लगता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो पहला ऐसा कौन सा केस था जिसने आपको ट्रिगर किया कि ठीक है अब तो बस बहुत हुआ, यहाँ से निकल करके जो है अब मैं? लगभग ये उस वक्त ये लिंचिंग के सिलसिले, तो पहली लिंचिंग तो मोहसिन शेख की हो ही गई थी और मोहसिन शेख की लिंचिंग ने ही अपने आप में हमारे वजूद या हमारी आइडेंटिटी पे सवाल उठा दिए थे कि जो एक पुणे का केस पुणे का जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं उस केस में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व रहा। तो मोहसिन शेख नमाज केस पढ़ते उस दिन हुआ था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे थे, 3 दिन बाद, 3 दिन 26 मई 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली थी और 29 मई 2014 को मगरिब की नमाज़ पढ़कर मोहसिन निकल रहे थे मस्जिद से। तो उस मस्जिद में इनकी पीट कर जान ले ली गई। और उसके बाद वहाँ पर एक हिंदू सेना ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको धनंजय देसाई चलाते थे। धनंजय देसाई ने जो है वो जब मारा उनको, और मारने के बाद सोशल मीडिया पे लिखा गया कि हमने पहला विकेट ले लिया है। और उसके बाद जो दूसरा जो चेंज था वो अपने आप में बहुत ख़तरनाक था। पहले हम ये कहते थे कि हिंदुस्तान में जब लिंचिंग के सिलसिले शुरू हुए, तो आप भी रूरल इंडिया के रहने वाले हैं, झारखंड वगैरह में एक सोशल प्रॉब्लम, सोशल फेनोमेना था जिसमें डायन बताकर, जिसका शौहर मर जाता था उसको कुछ दिनों बाद डायन बता देते थे, उसको रस्सी से बांध के लिंच कर देते थे पीट कर, और उसकी जायदाद पे कब्जा कर लेते थे। वो एक सोशल प्रॉब्लम थी। फिर लिंचिंग हुई ग्राहम स्टेन्स की 1997 में। ग्राहम स्टेन्स की जो लिंचिंग हुई उसमें दारा सिंह शामिल था प्राइम एक्यूज के तौर पर, जो कि विश्व हिंदू परिषद का आदमी था, इटावा का रहने वाला था और उस इलाके का इंचार्ज था, उड़ीसा के मनोहरपुर का। लेकिन उसके साथ में सारंगी साहब भी थे और करंट चीफ मिनिस्टर भी थे मॉब को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये मैसेज गया कि वो जो सोशल फेनोमेना था अब वो एक पॉलिटिकल फेनोमेना बन गया है। उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। तो सोशल प्लस पॉलिटिक्स थी। लेकिन जो मोहसिन शेख की लिंचिंग थी वो अपने आप में एक नई चीज़ बताती थी कि जब मोहसिन शेख को मारने वाले अपनी बेल के लिए मुंबई हाई कोर्ट गए, तो उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में जब उनको बेल दी गई, जस्टिस साधना जाधव जज का नाम था, जस्टिस साधना जाधव ने बेल ऑर्डर में ये लिखा, द विजिबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम प्रोवोक द एक्यूज। द विजिबल आइडेंटिटी का मतलब यही है कि दाढ़ी और टोपी ने किसी भी
मुसलमान की जो बेसिक आइडेंटिटी है, हम में से कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन हमारी एक विजुअल आइडेंटिटी वही है। तो किसी भी मुसलमान की विजुअल आइडेंटिटी किसी भी नॉन मुस्लिम को इतना प्रोवोक कर सकती है कि वो उसकी जान ले ले, और उस प्रोवोकेशन का जो इल्ज़ाम है, जो ऑनस है, वो विक्टिम पे जाएगा और उसके बेसिस पर उसको बेल मिल जाएगी। दैट्स द ऑर्डर ऑफ मुंबई हाई कोर्ट सेड। तो ये अपने आप में एक नया फेनोमेना था कि अर्लियर द लिंचिंग वाज अ सोशल प्रॉब्लम, then the lynching was a political problem and the political tool, and it's today it's a political tool. But कोर्ट का इसमें इन्वॉल्व होना और इस तरह के स्टेटमेंट देना, ये अपने आप में साबित करता था कि अब टेबल्स हैव टर्न अराउंड। जुडिशरी भी बायस हो गई है। पॉलिटिक्स तो आपके सामने जहाँ जहाँ बीजेपी थी वहाँ पहले से थी। इससे पहले भी हमने देखा है कि 2003 में एक सब्बरवाल साहब थे, वो उज्जैन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनके ऑफिस में उनको लिंच कर दिया गया था। एबीवीपी के लड़कों ने उनको मारा था। तोमर नाम था प्राइम एक्यूज का। तोमर जब ग्वालियर जेल में बंद था तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, वो खुद उससे जेल में मिलने गए थे। तो अर्लियर इज वाज अ पॉलिटिकल। Now, after the 2014, the Mohsin Sheikh's lynching said to all society, they got the judicial patronage also, judicial support also. The order itself is saying same. तो वो अपने आप में एक बड़ा मौका था। फिर उसके बाद लिंचिंग के वाक़यात बढ़ने शुरू हुए। फिर 2015 में पहलू खान की लिंचिंग हुई। तो पहलू खान की लिंचिंग के बाद जो जंतर मंतर में एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस, मतलब आई एम हैंडलिंग सम मीडिया एंड द स्पीकर्स एंड अदर थिंग्स। तो दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने नौकरी छोड़ी। फिर मैं अलग अलग उस वक्त जितनी भी लिंचिंग हुई या उसके बाद जितनी हुई, तकरीबन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80 से 85% से ज़्यादा के लोगों के घरों पे मैं गया हूँ और कहीं ना कहीं उनके साथ में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। चाहे वो केस के सिलसिले में हो, चाहे वो फैमिली सेटलमेंट के सिलसिले में हो, चाहे वो दूसरे भी तरीके हों कि शायद आप केस भी नहीं देख रहे हो लेकिन आप आवाज़ उठाने में उनके साथ हैं, चीज़ों में उनके साथ हैं, वकील दे रहे हैं या फैमिली को सेट करने में, सपोर्ट करने में उनके साथ हैं। तो तकरीबन 80 से 85% मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स के मैं घर गया हूँ। और उसमें फिर मैंने जो लिंचिंग हुई, मेवात वाज अ देयर इज अ 2 हेट क्राइम कैपिटल्स इन द इंडिया ऑन दैट टाइम। One was a Mewat and the another one was a Jharkhand. But the problem is that कि Mewat is a very close to Delhi. Even in a Mewat बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग केसेस पे भी हुआ कि जो एक केस पॉपुलर हो गया उस पे सारी चीज़ें चलती रहीं, फैमिली रिलीफ भी चलती रही, सेटलमेंट भी चलता रहा। मैं आपको अगर खुल के हम बातचीत करें तो हमारा जो सोशल प्रॉब्लम है रिसोर्सेस को लेकर, वो कैसे पॉपुलरिटी के पीछे भागता है। एक पहलू खान वहाँ पर शहीद किए गए और बहुत पॉपुलर केस है 2016 का, आपको मालूम होगा। तो पहलू खान जब शहीद किए गए तो उसके बाद उनके घर में SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग पहली बार गए और सिंबॉलिकली उन्होंने प्रोटेस्ट का डिज़ाइन किया। वो अपने आप में एक प्रोटेस्ट का एक स्टाइल है। तो उसमें उन्होंने कहा कि गाय लाने की वजह से पहलू खान को लिंच किया गया था, तो उन्होंने गाय पहलू खान को के बच्चों को दी। एक गाय हो गई। फिर NSUI के लोग गए, उन्होंने भी एक गाय दी। सुनते हैं कोई तीसरी ऑर्गेनाइजेशन गई, उन्होंने भी एक गाय दी। फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसान यूनियन वगैरह की गई, उन्होंने शायद ट्रैक्टर दिया और तमाम फाइनेंस वगैरह जो मिलना चाहिए उनको, ठीक है, उनका लॉस हुआ है। लेकिन पहलू खान के साथ ही एक लड़का था अजमत। अजमत के L6 और L7 पीछे की पीठ की हड्डी, रीढ़ की 2 टूट गई थी। अब अजमत कभी चल नहीं सकते, बेड रिडन है। एक आदमी मर गया, एक आदमी जीते जी मर रहा है। लेकिन किसी ने अजमत के बारे में तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की। एक लड़का और था, उसकी इतनी पिटाई हुई थी कि उसका जो लीवर था वो इतना पीटा गया था कि लीवर में उसके प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो खाना ही नहीं खा पाता था, काम ही नहीं कर पा रहा था कोई।
तो उसके बारे में भी किसी ने बात नहीं नहीं करी। की। तो द सेम हैव बीन हैपन विद द झारखंड लिंचिंग आल्सो, कि दिल्ली इज अ मीडिया कैपिटल। आप और हम भी दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, आसानी से वहाँ पे पहुँच तो जाते हैं। मेवात में हम सुबह जाते हैं दिल्ली से, शाम में शाम में आते हैं, वापस आ रात जाते तक हम स्टोरी फाइल कर देते हैं। सही। सारे जर्नलिस्ट ऐसा ही करते हैं। लेकिन आप दिल्ली से रांची जाएं, रांची से आप जमशेदपुर जाएं, जमशेदपुर से आप सरायकेला जाएं, या रांची से आप लातेहार जाएं, लातेहार से आप बालूगंज जाएं, या आप जो है वो रांची उतरें, फिर वो गिरिडीह जाएं, फिर वहाँ से गोड्डा जाएं, इट्स टू हार्ड। तो देयर इज अ मैनी स्टोरीज ऑफ द हेट क्राइम इन द रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया, दे आर आउटसाइड ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन, एंड नो वन वाज टॉकिंग अबाउट दैट। तो मेरी एक कोशिश उसमें ये थी कि उन इलाकों में लोगों को वहाँ से दिल्ली बुलाया जाए, बात करी जाए, उन इलाकों के लोग जो सर्वाइवर्स के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग तो दिल्ली में बैठ के प्रिविलेज क्लास होके बात कर रहे हैं, प्रिविलेज इन द सेंस ऑफ दैट कि एटलीस्ट वी हैव सम सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, मीडिया के दोस्त जानते हैं, कुछ वकील जानते हैं। लेकिन जो लोग ग्राउंड ज़ीरो में लड़ रहे हैं, असल तो उनका मसला है, वो सबसे ज़्यादा परेशानी में हैं, और वो किस तरह से फाइट कर रहे हैं वहाँ पर जो एक्टिविस्ट है। तो वो कोशिश मैंने करने की। सो किस तरीके से देखते हैं लिंचिंग होती है, लोग पहुंचते हैं, पहले तो बात भी हो जाती थी इसके ऊपर, जैसे पहलू खान का केस हो, अखलाक का केस हो, उस दौरान प्रोटेस्ट देखने को मिलता था, लोग रिएक्ट करते थे। लेकिन फ़िलहाल जो पिछले 10 सालों में धीरे 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 लोगों ने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करते हैं सोशल मीडिया पे उसको शेयर कर दिए, उसके बारे में बात कर लिए। मीडिया कैपिटल दिल्ली होने के बावजूद मेवात में अभी पिछले 5 सालों में कई सारे केसेस हुए हैं लिंचिंग्स के, लेकिन मीडिया ने उसको रिपोर्ट तक करना मुनासिब नहीं समझा है। चाहे आसिफ खान की लिंचिंग हो, नासिर जुनैद वाला जो केस था, उसको कितना ब्रुटैलिटी के साथ मार करके जलाया गया। तो ये बहुत से केसेस हैं मेवात के, तो मीडिया ने भी इससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। देखिए, मसला मेवात का नहीं है, मसला हमारा, हम सबका अपना है। पहली बात तो उन्होंने एक न्यू नॉर्म बनाया। सही। न्यू नॉर्म का मतलब है कि लिंचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशल कस्टम और सोसाइटी, और इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो जो लोग, आपको याद होगा, अगर हम पॉलिटिकल क्लास की बात करें, तो मुझे लगता है कि जब लिंचिंग हुई थी अखलाक की, तो अखलाक का जो गांव दादरी के पास में था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ऐसा नहीं है जो वहाँ नहीं गया हो, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी। बीजेपी को छोड़कर, और बीजेपी के लीडर भी पब्लिकली ये कहते थे कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 इतने नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हो गए कि वो ये लगने लगा कि अब ये तो सोसाइटी का पार्ट है। और फिर उसका पॉलिटिसाइजेशन जिस तरह से करने की कोशिश करी गई, या पॉलिटिसाइज हुई, राजनीतिकरण हुआ चीज़ों का, तो उससे पॉलिटिकल क्लास ने भी दूरी बनानी शुरू करी। अब लिंचिंग के मामले में उनको लगता है, बोलेंगे तो, जो मेजॉरिटी वोट है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कोई भी लिंचिंग सोशल प्रॉब्लम नहीं है। 2014 के बाद में जितनी भी लिंचिंग्स हुई हैं, लिंचिंग का मतलब सिर्फ जान से मारना नहीं, बल्कि जितने भी हेट क्राइम के इंसिडेंट हुए हैं, जितने भी मॉब वायलेंस के इंसिडेंट हुए हैं, अगर इक्का दुक्का कुछ इंसिडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो वो तो शायद हो सकता है कि आप सोशल प्रॉब्लम माने, लेकिन बाकी सारे ये चीज़ें, ये पॉलिटिकल एक्ट हैं और पॉलिटिकल किलिंग्स हैं जो फ़ायदा देते हैं। आप देखें कि किस तरह से जो है अखलाक के मारने वालों को, जब 2000 इसके चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के 2017 के जब इलेक्शन हुए, तो जब भी कोई बीजेपी की रैली होती थी तो अखलाक के मारने वाले जितने लोग बेल पे बाहर आ गए थे, उनको फ्रंट रो में बैठाया जाता था भाजपा की रैली में। एनटीपीसी में नौकरियां उनको देने की बात हुई। एक उसमें से एक्यूज़ मर गया तो उसको एक मोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट दिया गया, और तिरंगे में उसकी ये शव यात्रा निकाली गई। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि ये पॉलिटिकल डिवीज़न है। और ये साथ साथ में दूसरा एक मसला ये किया गया कि जैसे ही अखलाक को मारा गया, एक काउंटर नैरेटिव ये सेट किया गया कि साहब उसके जो है उसमें गाय का गोश्त था। तो डिस्प्यूट क्रिएट करने की जो इनोसेंस है,
जो एक पूरी पॉलिटिक्स चलती है कि विक्टिम का एक्यूजेशन होता है, विक्टिम को एक्यूज बनाया जाता है, विक्टिम को क्रिमिनलाइज किया जाता है, ताकि वो जो नेचुरल सपोर्ट मिलना हो वो सपोर्ट को ख़त्म किया जा सके। और ये सारी स्टोरीज़ ऑटोमेटिकली इमीडिएट बिल्ड करी जाती हैं। पहलू खान के बारे में क्या कहा गया कि पहलू खान जो है वो गाय काटने के लिए ख़रीद कर लेके आए थे, जबकि सबको मालूम है कि मेवात की एक हिस्ट्री है ब्रज के एक इलाके का होने की वजह से कि वो आज भी गाय पालते हैं और गाय का बिजनेस करते हैं। जुनैद के बारे में कहा गया कि वो लड़की छेड़ रहा था, तो जो ऑटोमेटिक जो सिंपैथी बिल्ड हो उसको काउंटर करने के लिए हर केस में ऐसा ही कहा जाता है। तो एक वो इसके बाद डिवीजन, लिंचिंग को भी जस्टिफाई कर लिया जाता है। वो जस्टिफिकेशन हुआ कि साहब वो तो पब्लिक आउटरेज हो गया। तो पहले उन्होंने क्या किया कि विक्टिम को पे एक्यूज किया ताकि जो उसको सिंपैथी मिल रही है वो सिंपैथी डिवाइड हो जाए। फिर उसके अपने इस एक्ट को जस्टिफाई किया, फिर उसको पॉलिटिसाइज किया। तो डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं सोसाइटी की वो अलग होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे हम उस लेवल पर आ जाते हैं कि हाँ कल भी कुछ एक्ट हुआ था और आज भी कुछ एक्ट हुआ। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इन सारी चीज़ों से जो समाज में हलचल होनी होती है इस पूरे नफरती हमलों के ख़िलाफ़, या जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, हालांकि रिएक्शन एक अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा होता है, जो उसके नतीजे में उत्तेजना फैलती है सोसाइटी में, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। अब आज से, जैसा आपने के सवाल में ही था कि आज जब ये लिंचिंग के केसेस शुरू हुए थे, मेवात के ही लिंचिंग की केसेस की बात करी जाए, तो वहाँ पर डिंगरहेड़ी का भी केस हुआ, पहलू खान का भी केस हुआ। डिंगरहेड़ी में 2 बहनों का रेप हुआ था, पहलू खान का भी केस हुआ, तो पहलू खान के केस में बात हुई। उमर मोहम्मद का केस हुआ, उमर मोहम्मद को गोली मारी गई थी, उसमें बात हुई। कुछ शुरुआत के केसेस में बात हुई, यहाँ तक कि आखिरी मुझे लगता है मेवात का जो केस चर्चा में आया वो रकबर का केस था। रकबर के बाद से फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन शुरू हो गया और उसमें ये भी रहा कि जिस तरीके से पुलिस ने स्टोरीज बिल्ड करी जिसमें उन्होंने हर विक्टिम के साथ में केस बुक किए, तो लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं शायद ऐसा ना हो कि डाउट हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस आदमी के ऊपर, वो 2, 4, 6 महीने में रिपोर्ट अगर सच्ची तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने में भी 2, 4, 6 महीने लग जाएंगे। तो 2, 4, 6 महीने में ये इंसिडेंट्स इतने हो रहे हैं कि आज एक नया इंसिडेंट है, कल एक दूसरा इंसिडेंट है, तो आपको 24 घंटे के अंदर ही जो आउटरीच होना है वो होगा। 24 घंटे अगर किसी ने कन्फ्यूजन काट के मैनेज कर लिए तो वो मैनेज हो जाते हैं। तो अब नतीजा आपके सामने है। और सोसाइटी का जो मुस्लिम सोसाइटी से जो सबसे बड़ा फेल्योर है, या हम जैसे लोग उससे डिसअपॉइंट हैं, वो डिसअपॉइंट इसी से हैं कि आपको जहाँ पे बात करनी थी, अगर आप पहलू खान के केस में अखलाक के केस में लेकर बैठ जाते और उसी तरह से बैठते जैसे दूसरे तमाम केसेस में दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग बैठते हैं, तो शायद पहलू खान ना होता। या अगर पहलू खान के केस को अगर सही से लेके बैठ जाते तो शायद जुनैद का मामला ना होता, या जुनैद को केस को लेके बैठ जाते तो शायद नजीब का मामला ना होता। तो इस हिसाब से देखें तो किसी केस में जस्टिस ही नहीं मिली। तो जब जस्टिस नहीं मिली, और अक्सर हमने देखा है कि लिंचिंग के केसेस होते हैं और लोग सेटलमेंट में लग जाते हैं, रिलीफ के कामों में लग जाते हैं, सिर्फ लिंचिंग के केसेस में ही ना लें आप, इसके अलावा डिमोलिशंस हो रहे हैं जगह जगह पे। तो जहाँ पे छोटे मोटे डिमोलिशंस हुए वहाँ पे आपने कोशिश किया कि रीसेटल करें कहीं पे। तो आप क्या देखते हैं, ये जस्टिस ज़्यादा ज़रूरी है कि सेटलमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? 2 चीज़ें हैं। जिन मॉब बुलडोज़र पे हम बाद में आते हैं, डेमोलिशन पे, ठीक, जो हेट क्राइम के केसेस जितने भी हैं उनमें पूरे इंडिया में जहाँ तक अभी तक जो जस्टिस डिलीवर हुआ है वो नॉर्थ इंडिया में 3 केसेस पे डिलीवर हुआ है। 2 केसेस में डिलीवर हुआ है झारखंड में और 1 केस में डिलीवर हुआ है साउथ में। 3 केस में एक हापुड़ का केस है जिसमें हापुड़ में कासिम और समैदीन का मामला था। हम लोग उस केस को देख रहे थे, 6 साल वो केस चला, जज बाहर गया, अंदर आया, तो बहरहाल उसमें जजमेंट आया। दूसरा जिस केस का मैंने आपको जिक्र किया था, डिंगरहेड़ी का केस, जिसमें 1 डेथ और 2 रेप के इंसिडेंट्स हुए थे,
एक उसमें जजमेंट आया, और तीसरा रकबर के केस में जो कोल गांव में रकबर की लिंचिंग हुई थी, जो आखिरी गांव आपको उस सड़क पे मिलता है। और उसमें भी अब और दो जजमेंट आए अलीमुद्दीन के केस में, जो रामगढ़ में जिनकी लिंचिंग झारखंड में हुई थी, और लातेहार में। हालांकि इनमें से झारखंड के जो केसेस हैं उसमें जो कन्विक्शन हुआ और जो लोग मुजरिम पाए गए उनको हाई कोर्ट से बेल मिली हुई है। बहरहाल वो एक अलग बहस है, अभी केस चल रहा है, इसलिए हम तो जो जजमेंट आया उस पर बात करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि दो तरह की फीलिंग आती हैं, आप फैमिली सेटलमेंट पे फोकस करना चाहते हैं या जस्टिस पे फोकस करना चाहते हैं। अगर आप फैमिली को सेटल करते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन वो बहुत इमीडिएट काम होता है, छोटा सा काम होता है और इमीडिएट काम होता है। एक आदमी, सपोज करिए कि मेरे घर का एक कमाने वाला मर जाता है, या मेरे घर का एक बच्चा मर जाता है जो नहीं कमाता था, तो फाइनेंशियल लॉस तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो सबसे बड़ा लॉस इमोशनल लॉस है। सही। और इमोशनल लॉस के अलावा ये जो लिंचिंग्स हैं किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं हुई। जुनैद को इसलिए लिंच नहीं किया गया कि वो जुनैद था, अलीमुद्दीन को इसलिए लिंच नहीं किया गया कि वो अलीमुद्दीन था, रकबर को इसलिए लिंच नहीं किया गया कि वो रकबर था। उन इंडिविजुअल से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो उनको लिंच करके पूरी कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते थे। तो जो भी हमारे जस्टिस के, इंसाफ मिलने के, पाने के जो तरीक़ेकार हैं, उससे हमें इंसाफ दिलाना होगा। और जो लोग इस हरकत को करने वाले हैं, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलती है तब तक कम्युनिटी का मोराल नहीं बढ़ता। जिस कम्युनिटी पे अटैक होता है उसका कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं होता है, और उनका मोराल नहीं डाउन होता जो ये मामले करते हैं। तो इंसाफ पूरे समाज के लिए जाता है। जिस समाज के आदमी के साथ हिंसा होती है, जिस समाज के आदमी को मारा जाता है, जिस समाज के आदमी के साथ नफरती हमला होता है, तो इंसाफ उन सब के साथ जाता है, उनको मैसेज देता है। वो पूरी समाज समुदाय के लिए होता है। एक शहर में एक लिंचिंग हो गई, उस लिंचिंग को करने वाले अगर 10 आदमी जेल चले गए तो उस शहर को इंसाफ मिला है। लेकिन जब आप किसी को मकान देते हैं या गाय देते हैं, तो गाय तो आप एक ही आदमी को देते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जल्दबाजी में हम ये भूल जाते हैं कि इंसाफ हमारी प्रायोरिटी में किस नंबर पे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमारा लीगल डिफेंस सिस्टम है या लीगल जस्टिस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो अच्छा कहें बुरा कहें, क्योंकि अच्छा कहने वाले भी, बुरा कहने वाले कहते हैं कि वक्त बहुत लगता है, और जो अच्छा कहने वाले कहते हैं कि जो इमीडिएट फैसले होते हैं वो जज्बात की बुनियाद पर होते हैं, अगर आप जल्दी करेंगे तो फैसले गलत होने लगेंगे। तो हम उस बहस पे नहीं आते अच्छा है बुरा, हम ये कहते हैं कि उसमें वक्त लगता है। सही। और बहुत परसिस्टेंस के साथ, बहुत खामोशी के साथ उसमें लड़ना पड़ता है। वो 2-4 दिन में, अब आपसे अगर मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन की, तो आपने फ़ौरन मुझे बताया कि पूना में लिंचिंग हुई है, रहने वाले कोल्हापुर के थे। अब मैं आपसे कहूँ कि आप जाके आम आवाम में अगर ये पूछें कि वह मोहसिन शेख को जानते हो, नहीं जानते, तो वो भूल चुके होंगे। तो इंसाफ की लड़ाई समाज के कुछ ही लोग लड़ते हैं, और उनको बहुत परसिस्टेंस के साथ लड़ना होता है। ये वो सरकारी मुआवजा स्कीम नहीं होनी चाहिए कि कोई मुआवजे का ऐलान हो गया, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है। असल इंसाफ का मामला है। जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक करने वाले जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा। आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, विक्टिम से भी मिलते हैं, विक्टिम की फैमिली से भी मिलते हैं जो हेट वायलेंस से गुजर चुके हैं। अलग अलग लोग आपसे मिलने आते हैं। क्या कम्युनिटी में वो डर है, कम्युनिटी डर महसूस कर रही है? रिसेंट जो केस हुआ लास्ट ईयर ट्रेन में, आरपीएफ के जो जवान था जिसने 3 मुसलमान कैडेट के बेसिस पे मारा, तो क्या वो कम्युनिटी में आपको नज़र आ रही है डर ट्रैवल करने में या कहीं जाने में? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कुछ हज़ारों पे तो हिंदुस्तान में नहीं रह रही है। एक बड़ी आबादी है जो 22 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में, अगर रिज़र्व आंकड़े लिए जाएँ तो 20-22 करोड़ है, और एक्चुअल लिए जाएँ तो 25 करोड़ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके 5% लोग भी इस इंसिडेंट से को साइकोलॉजिकली लेते हैं, जहनी तौर पर लेते हैं, मानसिक तौर पर लेते हैं,
तो एक लाखों लोगों की तादाद ऐसी हो जाती है जो इस चीज़ से डर जाते हैं। अब वो सवाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो डरते हैं कि नहीं डरते हैं, सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंसिडेंट कराए जाते हैं वो किस लिए कराए जाते हैं। वो इंसिडेंट तो इसीलिए कराए जाते हैं कि आपके अंदर डर पैदा हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो, आप पब्लिक प्लेस में अकेले ट्रैवल करने से। अब ये तो कभी आपसे कहा जा रहा है ना, आपका सेग्रीगेशन हो गया। गेटवाइजेशन का मतलब क्या है? सेग्रीगेशन है कि आप अलग कर देना आपको। जब आप अलग रहें और आपके साथ उन इलाकों में जहाँ पे आप नहीं रहते हैं, और वहाँ पे जब आप जाने लगेंगे और आपके साथ में ट्रैवल करने में, रेस्टोरेंट में खाने में, होटल में जाने में, एयरलाइंस में सफ़र करने में, ट्रेन में सफ़र करने में, बस में बैठने में, ऑटो में लेने में, या ऑटो वाला आने से ही इनकार कर दे आपके इलाके में, तो जब आपके साथ वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है तब आप अपने इलाकों से नहीं निकलते और सोसाइटी के दो सेटअप को पूरा अलग अलग कर दिया जाता है। वो कंप्लीट सेग्रीगेशन है। गेटवाइजेशन तो उसका एक पार्ट है, तो ये उसके तहत होता है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये किसी जो मारे गए वो केस भी हम लोग देख रहे हैं, और कोशिश भी हुई 3 बार बेल लेने की, लेकिन हम लोगों ने अपने वकील के जरिए उसकी बेल नहीं लेने दी। हालांकि प्रोसिक्यूशन का रोल भी ठीक ठाक रहा उसमें, इस केस में इतना ख़राब नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये कहना चाहते हैं कि असल मसला मैसेजिंग का है, और वो मैसेजिंग में वो 3 लोग का कोई लेना देना नहीं था। तो वो हमला जो ट्रेन में बैठे हुए जयपुर के आदमी पे हुआ, जो ट्रेन में बैठे हुए मधुबनी के आदमी पे हुआ, जो ट्रेन में बैठे हुए बीदर की फैमिली पे हुआ जो हैदराबाद में रहती है, वो उन पे नहीं हुआ, वो इन 20, 22, 25 करोड़ मुसलमानों पे हुआ। उसमें नदीम खान भी शामिल है, उसमें मीर फैसल भी शामिल है, उसमें हमारे दूसरे दोस्त भी शामिल हैं। ये हमला उनकी शनाख्त पे हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये कहते हैं कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, आपने काम क्यों छोड़ा, आप क्यों इस खटराग में आ गए, तो दैट्स द मेन रीज़न कि वो अटैक उन इंडिविजुअल्स पे नहीं हुआ, वो कलेक्टिव हम सब पे हुआ है, और वी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो सम ऑफ अस शुड कम टू द फील्ड एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, या ट्राई टू कंट्रीब्यूट इट। तो ये मसला है। गेटवाइजेशन को लेकर के अक्सर एक तबका है जो राइट विंग भी नहीं है, उनका ये कहना होता है कि मुसलमानों ने दूसरी कम्युनिटी से ख़ुद को अलग कर लिया। ये खुद जो है हमारे ऊपर, मुस्लिम कौम के ऊपर ये ब्लेम डाला जाता है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों को महान बनने की बीमारी होती है, और कुछ एपोलॉजेटिक मुसलमान हैं, उनको भी महान बनने की बीमारी है कि साहब आप लोग जो हैं वो ओखला में ही क्यों रहते हैं। बिल्कुल। या अभी जावेद अख्तर ने कहा कि वो जो शबाना आज़मी को मकान नहीं मिला था, तो वो जो है सिंधी आदमी था, और वो सिंधी आदमी पार्टीशन से आया था इसलिए उसको बहुत तकलीफ़ थी। तो उसका ब्लेम भी उन्होंने मुसलमानों पे डाल दिया कि मुसलमानों का जो एग्रेसिव नेचर होता है उसकी वजह से वो घबरा गया। पहली बात तो ये कि मैं आपकी कॉलोनी में रहना चाहता हूँ, आप मुझे जगह देंगे? आप तो नहीं देंगे। आप जो है वो क्यों मेरा नाम पूछ के जो है वो जगह देते हैं? यानी कि नाम पूछने का मतलब आप मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी को देखना चाहते हैं। फिर अगर रिलीजियस आइडेंटिटी किसी तरीके से आप कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, तो फिर आप उसमें मेरी फूड हैबिट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सवाल नहीं करते आप कि आप साहब यहाँ तो कुछ नहीं खा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो जहाँ पर रहेगी, वो रहने का मतलब सिर्फ सुबह शाम सोना नहीं होता है। रहने का मतलब होता है कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ रहेगी। वो टोपी लगाने का भी उसका मन करेगा। मैं टोपी नहीं लगाता हूँ, हो सकता है मेरा मन करे कि जुमे के दिन मैं टोपी लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी कम्युनिटी में टोपी लगाऊंगा तो आपकी सैकड़ों आंखें मुझे घूरेंगी, तो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो आप क्यों मुझे घूरते हैं? आप जो है वो शराब पीते हैं, वो आपका अपना मसला है। अगर आप अपने घर में बैठ के शराब पी रहे हैं और सड़क पे हुल्लड़ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका अपना मसला है। हालांकि शराब कलेक्टिवली एक ख़राब चीज़ है और हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं अपने घर में बैठकर खाने में क्या खा रहा हूँ, आप कटहल खा रहे हैं, मैं गोश्त खा रहा हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस है। तो आप मुझे खाने नहीं देते, आप मुझे रहने नहीं देते, आप मुझे मेरी पसंद का पहनने नहीं देते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप मुझे घर ही नहीं देते रहने के लिए। बम्बई में, हर बड़े शहर में, क्योंकि असल तो बसावट बड़े शहरों में हो रही है ना। बिल्कुल।
छोटे शहर में तो मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में रह रहा हूँ, मेरे फादर वहीं रहते थे, ग्रैंड फादर वहीं रहते होंगे, या फादर आए होंगे तो 50-60 साल 100 साल से हम सब वहीं रह रहे हैं। असल तो नई आबादियाँ कहाँ बसती हैं? नए शहरों में। आप बम्बई में किसी को घर नहीं देते, आप अहमदाबाद में किसी को घर नहीं देते, मुस्लिम आइडेंटिटी में तो आपका मना ही। तो हमने कहाँ ब्लॉक किया? बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप हमें अपनी कॉलोनी में जगह दें, और आप हमसे मुराद मुसलमानों को मुसलमानों से जाने। आप मुसलमानों को रिपब्लिक चैनल से, अर्णव गोस्वामी से, अंजना ओम कश्यप से, रजत शर्मा के चैनल से, और जो तमाम 3-4 अमीश देवगन से, इनसे नहीं जाने। आप मुसलमानों को मुसलमानों से जाने। हम तो चाहते हैं कि आप दीजिए अपनी कॉलोनी। असल ये जो मकान न देने की स्ट्रेटजी है वो भी अपने आप में एक है कि आपने मेरी एक इमेज बना दी है जो बॉलीवुड फिल्म से लेकर आप आए हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जिस कॉलोनी में जाते हैं कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं। भाई हमको बहुत सी कॉलोनियाँ हमने देखी हैं जिनमें हमने देखा है कि हमको किसी कॉलोनी में बाहर मस्जिद नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन सारी कॉलोनियों में मंदिर है। उन कॉलोनियों में जहाँ मुसलमान थोड़ी तादाद में भी रह रहा है, तो हमने तो कभी वो नहीं डाला आपके ऊपर कि हमने आपकी कॉलोनियों पे कब्जा कर लिया है या हम अपनी वो कर रहे हैं। हम तो अपने घर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप उसमें भी वो नमाज नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, दरअसल ये तो आपने झूठ का नैरेटिव सेट किया है, वरना हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमानों से जानिए, मुसलमानों को थर्ड पार्टी से न जानिए। जो आप मुसलमानों को अपने इलाके में नहीं आने देते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों का हिंदुओं के साथ में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो। तो उनको वही मुसलमान का मतलब वो एक अजीब किस्म की मंगल ग्रह से आया हुआ, मार्स से आया हुआ एक इंटाइटी लगे, जो आप बॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं। अगर जो है, आंखों में सुरमा। सपोज कर लीजिए कि अगर मैं डिफेंस कॉलोनी में रहने लगूं, या मैं बम्बई के लोखंड वाला में कहीं रहने लगूं, या मैं बांद्रा की किसी अच्छी सोसाइटी में रहूं, या मैं ताड़देव की किसी सोसाइटी में रहूं, या बेंगलोर की किसी ऐसी सोसाइटी में जहां मुसलमान नहीं रहते हैं, तो वो लोग, मुसलमानों का मतलब क्या है कि जुमे के दिन ना आता है, वो जाली वाली बलियाइन और ताबीज और सुरमा लगा के तहमत पहन के जब वो देखेगा कि यार ये तो मेरे जैसा बात करता है, मेरे जैसा कपड़ा पहनता है, तो देयर इज सम कंफ्यूजन दोस हु हैव बीन क्रिएटेड बाय थर्ड पार्टीज। तो इस वजह से आप मुझे नहीं देना चाहते हैं। आपको ये याद होगा कि ये बार बार कहा जाता था कि भाई हमारा जो है हमारे इलाके में मत आइए, आप अपने इलाके में अपने अखलाक के साथ जाएंगे तो आप उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो जो आपके बारे में उन्होंने र्यूमर फैलाई हुई है, जो बातें फैलाई हुई हैं, वो आप नहीं फैला पाएंगे। आप जो है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, तो इसका असल नज़रिया क्या था? और इसमें और भी कुछ आपके साथी थे जो करीब पिछले 5 सालों से जेल में हैं। कौन कौन थे उसमें? क्या विज़न था, क्या मकसद था उस ऑर्गेनाइजेशन का? उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए मुझे। देखिए, एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो एक कैंपेन था, एक मुहिम थी। ओके। तो कैंपेन तो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका कोई दस्तूर तो आपको मिलेगा नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। असल ऑफिशियली कहीं वो रजिस्टर्ड था? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। दरअसल क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि उस समय देश में लगातार हेट क्राइम हो रहे थे, और हम सबको ये महसूस होता था कि कोई एक ग्रुप या कोई एक लोग इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। सही। और हमको अलग अलग लोगों को मिलकर एक ऐसा कैंपेन बनाना चाहिए जिसमें हमारा कुछ कॉमन पॉइंट हो, और उसके साथ हमको इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो उसी समय नजीब का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू फेसेस। कुछ लोग जो इस आंदोलन में आगे थे, मैं भी उनमें से एक शामिल था। तो हम सब लोग नजीब के प्रोटेस्ट में मिलते थे या कुछ दूसरे में मिलते थे। तो ये तय हुआ वहाँ पे कि इससे बेटर देन दिस की स्कैटर्ड वे में हम काम कर रहे हैं। हमारी अपनी विचारधारा कुछ भी हो सकती है। कोई विचारधारा मुसलमान की हो सकती है, कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की हो सकती है, कोई नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की हो सकती है, या मुसलमानों के अलग अलग सेक्ट हैं उनकी भी हो सकती है। दूसरा, मुसलमानों के अलावा हिंदुओं की भी हो सकती है, सेकुलर हिंदुओं की भी हो सकती है, प्रैक्टिसिंग हिंदुओं की भी हो सकती है जी। या खुदा के मानने वाले लोग भी हों और खुदा के हो सकता है ना मानने वाले लोग भी हों। तो एक कलेक्टिव था जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे,
लेकिन उसमें हमारा कॉमन एक एजेंडा था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, कोई भी क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन आइडेंटिटी ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी और द कम्युनिटी आइडेंटिटी और द कास्ट आइडेंटिटी और द जेंडर आइडेंटिटी, इस पे अगर किसी के साथ कोई हिंसा होगी, कोई नफरत होगी, कोई हेट होगी, तो वी आर ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट दिस हेट। तो उसके हिसाब से ये सेटअप बना। उसमें हमारे साथ 4-6 लोग थे, जिसमें कोई पोजीशन इस तरह का कभी नहीं रहा। उसमें सब हम मेंबर ही लिखते थे, मेंबर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। कौन थे? उसमें उमर खालिद थे हमारे साथ में, खालिद सैफी थे, मनोजोत्सना लहरी थी, मोहित पांडे थे और मैं था। तो हमारे साथ 2-4 दोस्त और भी थे। तो ये एक दोस्तों का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें शुरुआत करी और बाद में फिर उसमें दूसरे लोग भी जुड़ते गए। और जाहिर सी बात है कि हम लोग उस वक्त सड़कों पे ही नज़र आ रहे थे, तो जो लोग ये काम करना चाहते थे वो भी हमारे साथ में जुड़े। तो जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में यूएच का नाम लिया, उस वक्त आपने क्या महसूस किया? देखिए, उस वक्त या जब ये एक एफआईआर फर्जी लिखी गई और उसके बाद में इस तरह की बातें हुई, तो ये अंदाज़ा हो गया था कि हम सब लोग जो है इसमें परेशान किए जाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि उसके पहले खालिद भाई अरेस्ट हो चुके थे। अच्छा। अमित शाह ने जब ये नाम लिया था दिल्ली दंगे का, अमित शाह ने नाम लिया था मार्च में, जब संसद चली थी बजट सेशन के लिए। लेकिन जो है खालिद भाई लोकल दंगे में, जब दंगा दिल्ली में चल ही रहा था, दिल्ली में मेन दंगा 24 फरवरी और 25 फरवरी को हुआ। 26 फरवरी को जब खालिद सैफी जिस इलाके में रहते थे, उनके इलाके में जब पुलिस उनके इलाके के सीए के प्रोटेस्ट को हटाने के लिए आई, तो उनको कई लोगों ने कॉल किए। तो वो जो है वहाँ पहुँचे और वहीं पर उनको लग रहा था कि हम शायद पुलिस से बात करेंगे और दूसरे लोग भी आएंगे और प्रोटेस्ट साइट को बचा ले जाएंगे, लेकिन वहाँ कोई दूसरा आदमी उनके इलाके का नहीं आया और उनको वहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट किया। बाद में उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर भी हुआ। और जिस समय उनको अरेस्ट किया गया था, उसके पहले हमने उनके घर वालों से बात भी करी थी। तो घर वालों ने बताया कि अभी अभी जस्ट निकल कर गए हैं। और बाद में उनको दिल्ली के दंगे के मामले में अरेस्ट किया गया। फिर जो दोबारा अरेस्ट करी गई है वो 26 मार्च की अरेस्ट है। तो अमित शाह के ये बात कहने से पहले खालिद भाई को अरेस्ट किया जा चुका था। तो एक आदमी उनकी पकड़ में आ चुका था, जिसके बाद उन्होंने कहानियाँ बनाई हुई थी। अब वो चार्ज उसके आने के बाद इंट्रोगेशन का दौर चला, सबके इंट्रोगेशन हुए कई बार, घंटों घंटों, कभी अकाउंट लेके जाइए। तो अब मैं उस पर बहुत खुल के बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उस पर सबके बेल ऑर्डर अभी रिजर्व हुए हैं कल ही 2 दिन पहले, और मैं उसमें वन ऑफ द को एक्यूज हूँ। चार्जशीट में मेरा भी नाम है। जब ट्रायल चलेगा तो जज बुला सकता है, बीच में ही बुला सकता है। इंट्रोगेशन में कई बार बुलाया गया और उसके अलावा भी कई सारे केसेस चल रहे हैं मेरे ऊपर जो इससे कनेक्टेड है। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुल के, केस सब जुडिस है, बेल पेंडिंग है। लेकिन उसमें सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग इस पूरे जर्नी में, जब सीए के बाद जर्नी के बारे में बात करेंगे, तो ये मालूम चलता है कि वो सारे लोग जो बहुत अपने आप को एलीट या पढ़ा लिखा या समझदार या इस तरह के कामों में तजुर्बा रखने वाले बताते थे, और वो लोग जो पहली बार इस प्रोटेस्ट में आए थे, 2 तरह के लोग थे। तो जब पुलिस का अत्याचार हुआ और पुलिस ने 5 साल पहले ये सब करना शुरू किया, तो जो पहली बार वाले थे वो ज़्यादा मजबूती से टिके रहे, बिलमुकाबिल उनके जो अपने आप को बहुत कुर्ता वुर्ता पहन के एक्टिविस्ट बताते थे, वो नहीं टिके रहे। अब बहरहाल वो लिस्ट कोर्ट में है, कोर्ट के बाहर भी है, 50 बार नाम लिए जा चुके हैं, कौन कौन उसमें शामिल था। तो अब बेहतर हम तो ये बात समझते हैं कि बेल रिज़र्व है और 2 दिन पहले ऑर्डर रिज़र्व हुआ है। उसमें शर्जील भी हैं, उसमें खालिद भाई भी हैं, मिरान भी हैं, गुलफिशा भी हैं। गुलफिशा जब ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था तभी कुछ लोगों ने उनकी फ़ोटो डाल के अमित शाह को टैग किया था, ये भी आपको मालूम होगा। कुछ लोगों ने कपिल मिश्रा को
दंगे के मेन एक्यूज से हटाकर गुलफिशा और जाफराबाद की औरतों को बताया कि इन्होंने दंगा कराया, जो प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी वो भी आपके समाज में मौजूद हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पे अभी बात सिर्फ इसलिए नहीं करी जाती। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो हमारे दोस्त जेल में हैं, जब वो आके बात करेंगे आपके साथ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंटी सीए मूवमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं, और ख़ास करके शाहीन बाग प्रोटेस्ट को? उसके बाद से क्या लगता है आपको, जो कम्युनिटी का जिस तरीके से होना चाहिए था रेजिस्टेंस, वो रहा या नहीं रहा? देखिए, कम्युनिटी के एक दो बात हमें समझनी पड़ेगी। लोग मुझसे किसान आंदोलन की बार बार बात करते हैं, आपसे भी करते होंगे। मैं इससे इनकार नहीं करता कि किसान आंदोलन अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन किसान आंदोलन कौन चला रहा था? किसान आंदोलन चला रहे थे सरदार, और वो भी जाट सरदार। जाट सिख इस देश की सबसे मजबूत कम्युनिटी है, यानी कि वो फोर्स में भी हैं, वो फॉरेन में भी हैं, वो पैसे वाले भी हैं। तो जब मजबूत कौमें अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरती हैं तो वो बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात वो होती जब कमज़ोर कौमें अपने हुकूक को बचाने के लिए, अपने जो राइट्स हैं उनको बचाने के लिए, उसके इंसाफ के लिए जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो वो बड़ी बात होती है। तो 1947 में आज़ादी के बाद से जो शाहीन बाग का मूवमेंट था, चाहे वो शाहीन बाग के साथ साथ जंतर मंतर पे चला हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ चला हो, चाहे वो जामिया में चला हो, या मुंबई में हो, मुंबई बाग में या बिलाल बाग में, या कानपुर के मोहम्मद अली पार्क में, या कलकत्ता के पार्क सर्कस में, ये अपने आप में साइज़ में भी सबसे बड़ा था। और दूसरा कि वो कौम जो लगातार, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लिंचिंग, कम्युनल वायलेंस, अटैक, बुलडोज़र तब तक पूरी तरह से नहीं आया था, लेकिन वेस्टर्न यूपी में बुलडोज़र चल रहा था। 2017 से 2019 के बीच में बुलडोज़र चला है, कोविड की वजह से वो बंद था। तो वो कौम जिसकी लगातार पिटाई हो रही हो, वो अपने हकूक़ के लिए आ जाए। मुझे याद है कि संभल में 10 बजे के आसपास, 9 बजे 10 बजे के आसपास एक शख्स की जान गई, और असर के आसपास उसकी तदफीन हुई, और मगरिब के वक्त औरतें फिर से बग़ैर किसी खौफ, हिरास या डर के प्रोटेस्ट में बैठ गई। कानपुर में सुबह के वक्त गोली चली, 5 लोगों के आसपास की डेथ हुई। शाम के वक्त जिस पार्क में प्रोटेस्ट चल रहा था, डीएम ने उस पार्क में पानी भरवा दिया। रात के वक्त वही औरतें जो इतना डराने के बावजूद जो है वो सड़क पर आके बैठ गई। फिर आखिरी में डीएम को सड़क से हटवाने के लिए दोबारा उस पार्क को सुखवाना पड़ा। 2 दिन के बाद हम वहाँ पर गए थे हलीम कॉलेज में, तो हलीम कॉलेज में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक थी प्रोटेस्ट में, पब्लिक रैली में। तो उससे ये साबित होता है कि आवाम बेधड़क होकर निकली, और उसने लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप अगर हमारे हुकूक को बचाने के लिए, पढ़ा लिखा क्लास तो नहीं आया, वो तो बाद में सब इधर उधर कन्फ्यूजन का शिकार थे, हम अपने हुकूक की लड़ाई हम खुद लड़ सकते हैं, और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो आया। अब जाहिर सी बात है कि फिर कोविड आ गया। उस दौरान 29 लोगों की करीब डेथ हुई थी। तो क्या आपको लगता है मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने की बड़ी कीमत चुका रहा है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान सिंधु बॉर्डर में या टीकरी बॉर्डर में बैठा होता तो उसको बैठने से पहले ही गोलियां चला दी जाती। मेरठ में 5 ऑफिशियल, अनऑफिशियल 9 से 12 के बीच में। फिरोज़ाबाद में भी यही सीन है, 5 ऑफिशियल या अनऑफिशियल, आप एसेस कर लें। 3 आदमी बिजनौर में, 1 रामपुर में, 2 संभल में, कानपुर में, बनारस में, मऊ में 20 दिसंबर 2020 को दिन के वक्त मारे गए।
मुजफ्फरनगर में भी मारे गए, बच्चों को मदरसे से निकाल के पिटाई करी गई। तो उसने दोनों तरफ से मैसेज दिया कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। तीर आजमा इसलिए क्योंकि 20 तारीख को जब मुसलमान पहली बार यूपी में निकला है, 19 तारीख को हम सब ने दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, क्योंकि 19 दिसंबर साझी शहादत का दिवस है, जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां को फांसी लगाई गई थी। तो हम सब ने प्लान किया था कि उस दिन मैसिव प्रोटेस्ट हम लोग पैन इंडिया करेंगे। दिल्ली में भी जितने ये राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम है, नरेला वाला 3-4 स्टेडियम में उन्होंने बसें लगाई थी 100-150 के आसपास। जब थक गए, बसें ख़त्म हो गई, तो लोगों को छोड़ दिया था। आज़ाद मैदान मुंबई में पूरा भर गया था और बेंगलोर में भी कमोवेश ऐसा ही हालत थी। अगले दिन यूपी के लोगों ने प्रोटेस्ट का कॉल किया था 20 तारीख को। 19 को लखनऊ में था, लेकिन 20 को सब जगह था। लखनऊ में वायलेंस हो गया था, इसमें पुलिस वालों ने ही वायलेंस किया था और उसकी वीडियो सब जगह मौजूद हैं। वो क्या हुआ उसके बाद वो एक अलग बहस है। तो 20 तारीख को इस वायलेंस के बाद भी आप देखें कि इन तमाम शहरों में प्रोटेस्ट लगातार होते रहे। तो जो 27 लोग, 29 लोग या 42 लोग शहीद किए गए, उसके बावजूद भी लोगों ने न हौसला हारा, न हिम्मत हारी। इलाहाबाद में प्रोटेस्ट बदस्तूर जारी था, कानपुर में प्रोटेस्ट बदस्तूर जारी था, बनारस में प्रोटेस्ट बेनियाबाग में चल रहा था, मुरादाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा था, लगातार चलता रहा, गोलीबाजी के बाद भी चलता रहा। वो तो कोविड की वजह से ख़त्म हुआ। तो ये दिखाता है कि कम्युनिटी के अंदर तमाम मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो जद्दोजहद का मादा है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वो अपने आप में आपको हमेशा एक उम्मीद देता है कि जब भी आप नाउम्मीद होंगे, इसी तरह से कोई मामला सामने आएगा और लोग सामने आके खड़े हो जाएंगे। उनके बारे में तो हो सकता है कि वो फेल कर जाएं, जिनके जो दावे करते थे, लेकिन अचानक से कुछ नए लोग आएंगे। आप एपीसीआर के जनरल सेक्रेटरी हैं। एपीसीआर बनाने का क्या मकसद था और उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या काम होता है उसका। देखिए, मैं एपीसीआर बनाया नहीं है मैंने। एपीसीआर को कई सारे लोगों ने मिलकर, जिसमें यूसुफ हातिम मुछाला एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर हैं, और ये कहा जाता है कि तकरीबन 60 साल से उनकी प्रैक्टिस है। और बम्बई के दंगे जब हुए थे 92 में, तो जब सब लोग डर गए थे तो मुछाला साहब निकले थे। तो जस्टिस अहमदी, मुछाला साहब, इन सब ने जब टेरर के नाम पे, इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे अरेस्ट चल रही थी और वकीलों की पिटाइयाँ होती थी कोर्ट में, तब इन्होंने एपीसीआर बनाया था। किस ईयर में? 2006 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2008 से ये काम कर रहा है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली दिल्ली राइट के पहले तक ज़्यादातर इनके मामले टेरर केसेस के होते थे, कि जिन बच्चों को एनआईए और इन्हें ये टेरर, और जिनके पास वकील नहीं होते थे उसको वकील, क्योंकि वकीलों के बारे में आपको पता है कैसे वकीलों की पिटाई होती थी, वकील केस नहीं लेते थे, तो वो उनका काम था। दिल्ली राइट के बाद तकरीबन कुछ वक्त के बाद मुझे इन लोगों ने ऑफ़र किया एज अ जनरल सेक्रेटरी। वो उनके दस्तूर के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो सेक्रेटरी होता है। तो मैंने उसको रीस्ट्रक्चर किया, और रीस्ट्रक्चर करने के बाद 3-4 बुनियादी काम हमने सेट किए। तो अब आप इससे एग्री करें नहीं एग्री करें, बहरहाल जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, हमको लड़ भिड़ के यहीं से कुछ करना है। ठीक है। तो अब उसमें पॉलिटिकल बैटल हम हार गए। यानी हारने से मुराद ये कि फिल वक्त तो अभी रूल जिसका है उसका है। तो एक तो है लीगल पॉलिटिकल बैटल। जब पॉलिटिकल बैटल आप हार जाते हैं तो आप लंबी लड़ाई लड़ते हैं सोशल चेंजेस की और पॉलिटिक्स को दोबारा बदलने की, उसमें बहुत वक्त लगता है। तो जाहिर सी बात है कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा एक प्रोसेस है उसके साथ साथ, वो है लीगल। अब अगर मेरा या आपका भाई या बहन या रिश्तेदार कोई पकड़ लिया जाए तो हम क्या करेंगे? हम उसी पुलिस को जिससे हम एग्री नहीं करते हैं उसके पास जाएंगे, या पुलिस उठा लेगी तो हम उसी कोर्ट को जिससे हम बहुत तंग होते हैं कि बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन हम उसी पे अप्रोच करेंगे। तो हमने क्या किया कि पहला एक सिस्टम बनाया कि जो उनके हुकूक उनको मिले हुए हैं उसके बारे में ही कम से कम अवेयर किया जाए, तो उनको मालूम चले कि उनके हुकूक क्या हैं, तो वो रेजिस्टेंस कर सकें,
इंफॉर्मेशन और नॉलेज कभी कभी अपने साथ रेजिस्टेंस भी लेकर आती है। तो हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस के कैंप लगाते हैं पूरे देश में। फिर उसके अलावा उन्हीं कैंप्स में से हमको कुछ अफराद वो मिलते हैं जो तेज़ होते हैं। तो सपोज करिए कि जैसे अब वकील है, तो वकील का रोल शुरू होता है कोर्ट से। वकील सड़कों पे घूमता हो, मुश्किल मिलता है, कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते। सही। तो वकील से पहले एफआईआर लिखी जाएगी, तो एफआईआर कौन कराएगा, तो एफआईआर की एप्लीकेशन कौन लिखेगा, तो उसका जो है वो आरटीआई कौन लगाएगा, तो फिर उसका जो है एनएचआरसी में कंप्लेन कौन करेगा, तो माइनॉरिटी कमीशन में एप्लीकेशन कौन डालेगा। तो ये जो जिसको हम बोलते हैं पैरोकार, आपने सुना होगा यूपी बिहार में एक अल्फाज है पैरोकार, कि पैरोकार जितना मजबूत होता है मुकदमे का फैसला उतना ही अच्छा आता है। तो हम पैरा लीगल एक्टिविस्ट तैयार करते हैं, दूसरा हमारा काम ये। तीसरा मसला ये आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मसले जो होते हैं इस तरह के, वो छोटे शहरों में कम्युनिटी के, हमारे कम्युनिटी के ही वकील इन सारे मसलों को देखते हैं। तो होता यह है कि ये वकील बहुत प्रोफेशनल नहीं होते हैं और केसेस इन्हीं के पास होते हैं। तो अक्सर जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी एक रीज़न है जिसमें हमको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो तीसरा हम क्या करते हैं कि इन कम्युनिटी लॉयर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जिनका हम बातचीत, इंगेजमेंट सीनियर लॉयर से, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से, इस तरह के लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी फाइलिंग होती है उसमें भी हम हेल्पलाइन चलाते हैं। कई स्टेट में हमारी हेल्पलाइन वकीलों के लिए, कम्युनिटी लॉयर्स के लिए, कि वो अगर समझ नहीं पा रहे कि इस केस में क्या करना है, तो वो किसी सीनियर से, हम हमारा वॉलंटियर उनको इंगेज कराएगा, बात कराएगा और पिटिशन ड्राफ्ट कराएगा, ड्राफ्टिंग वगैरह में हेल्प करेंगे। तो तीसरा काम हमारा ये। चौथा हम जो एक तो सेक्शन है ट्रेनिंग का, इसमें 3 काम आते हैं। दूसरा एक सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन का है। इस मुल्क में इनजस्टिस लगातार सालों से होता रहा, लेकिन उसके साथ अलमिया ये था कि हमने उसको डॉक्यूमेंट कभी नहीं किया। बार बार हमसे लोग बताते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ, उनको हटा दिया गया। इंसान किसी भी मज़हब से पहले इंसान है। कुरान मजीद ये कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत डिग्निटी दी। तो वो डिग्निटी उसकी बरकरार रहनी चाहिए। उसका जो रिलीजियस अकाउंटेबिलिटी है, उसके अकीदे की, वो अल्लाह का अख्तियार है। तो कि कश्मीरी पंडित के साथ भी अगर हुआ तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कश्मीर का जो सबसे बड़ा जेनोसाइड है, जिसमें तकरीबन 2,70,000 लोगों को मार दिया गया जम्मू में, उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट बात नहीं करता है। सिर्फ कश्मीर टाइम्स के एक जर्नलिस्ट थे भसीन साहब, उन भसीन साहब की एक रिपोर्ट है जिसका कई इंटरनेशनल जर्नल ने कहा कि बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट है कि मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए और हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। या हम ऑपरेशन पोलो की बात करें, ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन, जिसमें बारे में ये रिपोर्ट कहती हैं कि 2 लाख लोग मारे गए, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। सरकार ने खुद एक सुंदरलाल कमीशन बनाया था जिसने नांदेड़ और लातूर के इलाकों का दौरा किया, और जब वहाँ के कुएं खुदवाए तो कुएं जो है लाशों से भरे हुए थे। तो उसके बाद ढक दिया गया और एक जनरल असेसमेंट उनकी रिपोर्ट में सरकारी कमीशन की 50 से 60,000 लोग मारे गए, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो कल को जब आप इंसाफ की बात करेंगे तो किस बुनियाद पे करेंगे? ये हम नेली की बात करते हैं कि नेली में 10,000 के आसपास आदमी मार दिया गया, आज तक ये कोई नहीं बात बताने को तैयार कि मारने वाले कौन थे। तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि पिछले 3.5 सालों से आप देखेंगे कि आसाम से लेकर संभल तक आपको हमारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का पैटर्न अलग अलग है। कहीं पर हम 24 घंटे के अंदर या 30 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि सपोज करिए एक जगह वायलेंस हुआ, अब उस वायलेंस की न्यूज़ की जो नैरेटिव की लाइफ है वो 5 दिन है, 4 दिन है। तो राइट विंग क्या करता है कि अपने कारपोरेट मीडिया से, पुलिस के बयानों से एक ऐसा माहौल बना देता है, एक ऐसा परसेप्शन या नैरेटिव बिल्ड कर देता है जिसमें काउंटर नैरेटिव, सच्चाई क्या है वो आ ही नहीं पाती है। तो हम क्या करते हैं
कि इमीडिएट वहाँ पहुँचते हैं, अपनी टीम जो होती है जिसको ट्रेन करे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए उससे बात करते हैं और इमीडिएट हम उस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करते हैं। वो बहुत डिटेल तो नहीं होता लेकिन वो उस नैरेटिव को ख़त्म करता है जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है। तो एक डॉक्यूमेंटेशन का तरीका वो है। दूसरा एक वो है जिसमें हम ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे भी हमने संभल की रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट जैसे मैं आपको बताऊं कि रिसेंट अभी हमने जावरा एक जगह है राजस्थान में, सॉरी एमपी में, या विजयनगर है राजस्थान में, जैसे ही उनमें वायलेंस हुआ हमने 3 दिन के अंदर वहाँ की रिपोर्ट लेके आ गए। तो बिल्कुल अलग नैरेटिव था कि कैसे छोटे से मामले को, छोटे बच्चों को फंसाया गया और उनसे पिटाई करके स्टेटमेंट लिए गए और दैनिक जागरण ने उसको सेट किया। वो इमीडिएट ज़रूरत थी। संभल की रिपोर्ट हमने लास्ट वीक रिलीज़ करी है। संभल का दंगा नवंबर में हुआ था। नवंबर से लेकर जुलाई तक हमने उस पर काम किया। जून के आखिरी हफ्ते तक इंसिडेंट बैकग्राउंड डिटेल के साथ 122 पेज की हमने रिपोर्ट रिलीज़ करी है। तो ये 2 तरह के काम हैं। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन में ही काम ये है कि पूरे साल में कितने हमले हुए, माइनॉरिटीज़ पे कितने हुए, अदर माइनॉरिटीज़ पे कितने हुए, उसमें हेट क्राइम कितने थे, उसमें दूसरे क्राइम कितने थे, इसमें कम्युनल वायलेंस। तो ये दूसरा काम डॉक्यूमेंटेशन। अब तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम APCR का है कि मैं डॉक्यूमेंट भी करता रहूँ, मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप भी कराता रहूँ, वकीलों को भी बात सिखाता रहूँ, लेकिन मेरे ही ऑफिस के नीचे से कोई पुलिस वाला किसी मजलूम को उठा ले जाए और फंसा दे, या किसी मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए और हम उसमें कुछ नहीं कर सके, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। तो उसमें हम वकीलों की एक पूरी टीम है जिसमें हम जिसको कहते हैं लिटिगेशन पार्ट, कि वो लोग जिनको गलत फंसाया गया है या वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो जो जेल में भी है या अपने इंसाफ के लिए लड़ रहा है, उसके लिए फिर हम कोर्ट जाते हैं और वो लोग जो ये नहीं कर पा रहे उनको हमारी वकीलों की टीम के ज़रिए, जो अलग अलग देशों में, पूरे प्रदेश में अलग अलग और अलग अलग पूरे देश में है, अलग अलग प्रदेशों में, उसके ज़रिए हम लोग इंसाफ फराहम करने की कोशिश करते हैं। और पिछले तमाम दिनों में आप देखेंगे जो 3-3.5 साल का मैंने आपको जिक्र किया, उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा जहाँ पर हमारे वकीलों के ज़रिए हमने केस नहीं किए हों। और जाहिर सी बात है कि इसमें वक्त ज़्यादा लगता है, तो जब नतीजा आता है तो लोग डिस्कशन के पॉइंट से बाहर आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन इस वक्त तकरीबन 2500 से ज़्यादा मुकदमे हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में। कितने डिस्ट्रिक्ट में अभी APCR काम कर रही है, कितने स्टेट और कितने डिस्ट्रिक्ट? देखिए हम लोग 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। 16 स्टेट में वी हैव अ प्रॉपर ऑफिस। यूपी में हमारा प्रॉपर सेटअप मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में होगा, बिहार में हो, तो लगभग 300 शहरों में तो हमारी टीम अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों को छोड़ दें और साउथ के एक आध जगह को, वरना हम पूरे इंडिया में मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि अक्सर मुस्लिम इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ मुसलमान उठाएं। इस आर्ग्यूमेंट पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए मैं तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान तो उठाएगा ही, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ है तो वो तो मुसलमान उठाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी उठाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस गेटवाइजेशन का हम विरोध करते हैं, जिस पूरे मामले का हम अपोज करते हैं कि ये मुसलमानों को आइसोलेट करने का पूरा एक नेटवर्क है, तो पहली बात तो ये है कि मुसलमान खुद इसके बारे में, क्योंकि हम कोई अवामी गिरोह नहीं है, पब्लिक का गिरोह नहीं है, वी हैव बीन गाइडेड बाय आवर डिवाइन डायरेक्शंस। तो वो हमको क्या कहता है? वो तो हमको ये कहता है कि तुम अपने भी काम करो और दूसरे के भी काम करो, और वो हमको ये भी कहता है कि खैर के काम में तुम सबकी मदद ले लो। तो हम कोई दूसरे कोई जो ग्रुप, मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, और हमारे आइडियोलॉजी में फ़र्क यही होगा कि हम कोई अगर आइडेंटिटी बेस बात करते हैं तो उसमें हमारा फ़र्क ये होगा कि हमारा जो डिवाइन डायरेक्शन है, जो डिवाइन गाइडलाइन है, वो क्या कहती है। हमसे कुरान ये कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तुमको इस दुनिया में खलीफा बना के भेजा गया है। कुन तुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास,
तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए निकाले गए हो। व तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ लाते हो। तो हमारा अपना डिवाइन स्ट्रक्चर हमसे क्या कहता है? असल हमारे उसूल वहीं से तय होंगे। हमारे उसूल किसी दूसरे ग्रुप के मूवमेंट से, कि फ़लाँ एक ग्रुप हिंदुस्तान में रहता है, उसके साथ बहुत मजालिम हो रहे हैं, तो वो कहता है हम अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, दूसरों की नहीं लड़ेंगे। तो हमारे तो उसूल वहाँ से नहीं तय हो सकते हैं, बल्कि हमारे उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तय होंगे और कुरान के जो हुक्म हैं उनसे तय होंगे। तो कुरान हमसे क्या कह रहा है और सीरत के तमाम वाक़यात क्या कह रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और रूल उसी से बनते हैं। और वो रूल ये कहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म पार्टनर ही बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म पार्टनर ही बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके मुद्दे को बढ़ाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, और उसमें आपको दूसरों को सपोर्ट लेना है, तो आप सपोर्ट लीजिए। नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हैं वो लिबरल सिविल सोसाइटी के साथ जब मिलते हैं तो वो प्रोटेस्ट हो या किसी तरीके का प्रोग्राम हो, वो हाईजैक कर लेते हैं, सारा स्पॉटलाइट जो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दरअसल एक बड़ी जनता जो है वो तो ज़हनी तौर पर उनसे बहुत मरूब है, जिसको कहते हैं ज़हनी तौर पर बहुत मरूब होती है। वो देखती है उनको टेलीविजन्स पे, वो देखती है उनको स्टेटमेंट देखते, वो खुद मुसलमानों में आप लगातार काम कर रहे हैं, अगर कोई एक सीनियर जर्नलिस्ट नॉन मुस्लिम आ जाएगा तो आप कई लोग आपको रिस्पांस नहीं देंगे। तो असल मसला उसमें भी ये है कि आप जब किसी के साथ काम करते हैं तो बुनियादी तौर पर आपके अपने उसूल क्या हैं, आप किस उसूल के साथ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोटेस्ट में ज़ोहर का वक्त होगा और आपकी जो डिवाइन गाइडलाइन है वो ये आपको कहती है कि आपको नमाज वहाँ अदा करनी है, तो अब किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगेगा, भला लगता है तो भला लगेगा। हम तो अपना काम करेंगे। तो हमको ये देखना है कि हमको किसी से कबाहत नहीं है, हम किसी से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। लेकिन कोई अगर ये कहे कि हम उनकी शर्तों पे जाएंगे, तो हम उनकी शर्तों पे नहीं जा सकते। कुछ कॉमन मिनिमम अरेंजमेंट होते हैं और वो अरेंजमेंट ऐसे नहीं हो जो हमको हमारे डिवाइन डायरेक्शन से दूर करें। अक्सर जो है ये बात आती है कि सिविल सोसाइटी में जो लोग हैं, ख़ास करके जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी खुद की कम्युनिटी में कोई इज्जत नहीं है, उनको लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं। उनके साथ बैठ करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या रिपोर्ट्स में उनके साथ लेना, वो कितने हद तक फ़ायदा पहुंचाता है? क्योंकि जबको उनको खुद ही उनकी कम्युनिटी जो है सीरियस नहीं ले रही है। देखिए, किसी भी माशरे में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनकी इंडिविजुअल अपनी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, क्योंकि हमने एक चीज़ देखा, ये जितने भी लोग थे, ये सीए के टाइम पे या एंटी सीए प्रोटेस्ट जो रहा उसके बाद से एक प्रोटेस्ट कराने में ये सक्सेसफुल नहीं रहे। ये खुद मुसलमानों के स्टेज पे आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर स्पीच दे करके चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में एक भी छोटा प्रोटेस्ट करने में वो कामयाब नहीं हो पाए। प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात आती है, वो जंतर मंतर पे शामिल हो जाते हैं आपके प्रोटेस्ट में, स्पीचेस। जी कंटिन्यू। देखिए, मैं थोड़ा सा उस पर कुछ पॉइंट पे आपसे एग्री करता हूँ और कुछ पॉइंट से डिसएग्री भी करता हूँ। पहली बात तो ये है कि सपोज करिए कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, सपोज कर लीजिए, या आप एक नॉन मुस्लिम हैं और आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और खुल के ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपकी कम्युनिटी में पॉपुलर नैरेटिव है, आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी आपका बाइकआउट करती है, क्योंकि आप पॉपुलर नैरेटिव की बात करते हैं। तमाम चीज़ें हमारी कम्युनिटी में जिसको हम पसंद नहीं करते और सही नहीं हो रही होती हैं, अगर हम बोल देते हैं तो हम आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो लगभग उन लोगों की भी पोजीशन वैसे नंबर्स में वैसा ही है। लेकिन उसके अलावा जहाँ तक हम माशरे में देखते हैं, तो माशरे में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जिनके पास में आवाम की ताकत है, यानी कि वो जहाँ जाएंगे 2000 आदमी लेके आ जाएंगे, 3000 आदमी लेके आ जाएंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन
कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले जाएंगे लेकिन लोग उनको कोट करेंगे। लोग खड़े होंगे, लोग उनको कहेंगे फलां साहब आए थे। वो 10-500 आदमी एक तरफ खड़ा होगा, एक आदमी उधर खड़ा होगा, तो उस एक आदमी से लोग बात करना चाहेंगे और उसी को याद रखेंगे और उसी को कोट करेंगे। और ये उनकी इल्मी सलाहियत भी हो सकती है, उनका इंटेलेक्चुअल विजडम भी हो सकता है, या उनकी पब्लिक लाइफ में जो उनकी बातचीत है। तो हमेशा ये एक जैसा नहीं होता है। दूसरा, तो अब जाहिर सी बात है कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आदमी इंडिविजुअल सलाहियतों वाला है तो हम तो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक गाड़ी आदमी लेकर आए। और हमको ये भी देखना होगा कि वो इस पूरे सिस्टम पे हमारे साथ खड़े रहने पर क्या हासिल कर पा रहा है और क्या लूज कर रहा है, और अगर उनके साथ खड़ा होता तो क्या हासिल कर लेता और क्या लूज करता। जो लोग आपके और हमारे साथ खड़े हैं, जिनके पास में अपनी कोई ताकत नहीं है, यानी कि कोई उनकी अपने आर्टिकल्स हैं, उनकी अपनी किताबें हैं, उनके अपने सेटअप हैं, या आपके स्टेज पे भाषण दे रहे हैं, कल को वो अगर भाजपा के स्टेज पर या आरएसएस के स्टेज पे भाषण देते तो शायद उनके पास आवाम भी होती और उनके पास जो है वो पब्लिक भी आ जाती और पोस्ट भी होती और तमाम चीज़ें वो देख रहे होते। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में खाली मुसलमान ही नहीं सताया जा रहा। जब हम ये बात कर रहे हैं आपसे, तो पिछले साल 700 चर्चेज ऐसे हैं जहाँ पर संडे में मास प्रेयर पे चर्चेज में अटैक हुआ। अब आप और हम कम्युनिटी में काम करते हैं, अगर हम ही पूछें एक दूसरे से कि हमने कितने चर्चों की खबरों को कवर किया, तो हमारी बायसनेस या हमारा जो डिवाइन गाइडलाइन है कुंतुम खैर उम्मती वाला, हम तो उसके हिसाब से अपना हक नहीं अदा कर रहे हैं। तो एक हमको देखना पड़ेगा कि हम दूसरों के मुद्दे पर किस तरह से खड़े हो रहे हैं, या खुद हमारी आवाम कितने ही मसले पर आप देखते होंगे कि जिस पे उनको आना चाहिए कसीर तादाद पे वो नहीं आ रहा है, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि दूसरे आ रहे हैं। तो हर चीज़, हर इंडिविजुअल की जो भी आपके साथ क्योंकि हम कोई शॉर्ट टर्म लड़ाई में नहीं है, हम एक लंबी लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल बैटल में हैं। और इस वक्त हम ये नहीं समझ आता है, हाँ ठीक है कुछ लोग अगर ऐसे होंगे तो उनका क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, लेकिन और हमारे लिए कि हम अपने बुनियादी जो हमारे अकायद हैं, उसूल हैं, हम उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन उसके सिवा जो भी हमारे साथ आता है हमें उनको साथ लेने की ज़रूरत है। उस पर अब मैं दूसरी बात भी करता हूँ। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि मैं तकरीबन 2500 के आसपास केसेस देख रहा हूँ, तो आप कहोगे यार नदीम भाई 2500 केस का मतलब ये है कि यार, जैसे दिल्ली राइट की बात करें, मीरान हैदर के जो केस देख रहे हैं, वो फराज मकबूल एक जूनियर लॉयर है, जो जूनियर से मुराद 7-8 साल की प्रैक्टिस, अच्छे लॉयर। सीनियर लॉयर CU सिंह साहब हैं। शादाब की वकील साधना मिश्रा हैं। खालिद सैफ़ी की वकील रबैका जवान है। उसके बाद हमारा क्या नाम है, अतहर के वकील अर्जुन दीवान साहब हैं। एक सिलसिला है, मैं जो नाम ले रहा हूँ, बहुत ढेर सारे लोग हैं। ये सब लोग, या खुद मैं अपनी बात बताऊं कि मेरा अभी जो पुलिस मुझे पकड़ने गई थी और नहीं पकड़ सकी, और फिर मुझे हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन में मैं बाहर हूँ, जमानत पे नहीं, हाई कोर्ट के प्रोटेक्शन पे बाहर हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अक्सर लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोगों को, कि उनका नाम आते ही जो है वो पब्लिक लाइफ से गायब हो जाते हैं, तो वो उनको लगता है यार हम तो गायब हो गए, ये क्यों गायब नहीं हुआ। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हाई कोर्ट के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे केस में भी अगर मैं बात करूँ तो सिब्बल साहब थे। तो बहुत खुद इन्वेस्टिगेशन करने वालों का ये सवाल था कि आप सिब्बल साहब को कहाँ से लेके आ गए। जाहिर सी बात है कि मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूँ, सिब्बल साहब को तो बड़े पॉलिटिशियन हायर करते हैं। 60 लाख रुपए वो हाई कोर्ट में एक बार जाने का लेते हैं, 60 लाख से 50 लाख रुपए। मेरे केस में तकरीबन सिब्बल साहब 5 बार गए, तो 3 करोड़ रुपए, कंसेशन में 2 करोड़ रुपए। हमने तो 1 रुपए भी नहीं दिया सिब्बल साहब को। या इन वकीलों के जिनके मैंने नाम बताए, ये तो मुसलमान नहीं है।
इन्होंने कभी 1 रुपए चार्ज नहीं किया। चार्ज करते हैं, वो चार्ज होते हैं जूनियर लॉयर्स के, जो अपने पैसे लगा के जा रहा है, आ रहा है, फोटो कॉपी करा रहा है, पेपर बना रहा है, डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है। लेकिन इन तमाम केसेस पे जो 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर हियरिंग वाले लॉयर हैं, उन्होंने आज 5 साल में कोई पैसे नहीं लिए। तो उनका कमिटमेंट भी है। जब हम उनको सीधे रिलीजियस लाइन में खींच देते हैं तो आपके पास तो अब ये एक अलग बहस है कि वकील क्यों नहीं है, लेकिन फिलहाल तो ये लोग केस देख रहे हैं, बड़े वकील यही हैं, और इन्होंने भी पैसा नहीं लिया, और इनका भी कोई कमिटमेंट है तभी पैसा नहीं लिया। दिल्ली यूपी के एक बड़े माफिया के बेटे फंस गए उसका इनकाउंटर होने पे। दिल्ली के बहुत बड़े वकील ने केस लड़ा, 2 करोड़ रुपए फीस होती थी, 1 रुपए भी नहीं लिया। या यही आइडियोलॉजी के लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको अब अर्बन नक्सल कहने लगे हैं, सिविल सोसाइटी या जो भी आप कहें, सेकुलर फेकुलर लिबरल जो भी कहें, 7 साल से उनके लोग भी भीमा कोरेगांव में बंद हैं। तो ये जब हम देखेंगे तो हमको ये भी समझना चाहिए कि जो लोग हमारे आइडियाज से इस लंबी लड़ाई में हैं, तो हर वक्त एक ही डिबेट नहीं चल सकती। सही। मेरे आपके ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कभी हम उस पोजीशन पे आएंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। मेरे उन नॉन मुस्लिम दोस्तों से ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस वक्त जब एक कम्युनिटी आपको स्पेस नहीं दे रही है, और जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और वो चाहती है, कम्युनिटी से मुराद वो कुछ सब लोग जो हैं, और वो चाहते हैं कि आप ऑडियंस में हो और वो भाषण देते रहें, आपके वो लीडर बन जाए। और एक दूसरा ग्रुप ये है कि जो आपके एग्जिस्टेंस को ही नहीं बर्दाश्त करना चाहता, वो पुश बैक के नाम पे आपको बांग्लादेश भेजना चाहता है, वो आपको रोहिंग्या बनाना चाहता है, वो आपका वोटिंग राइट लेना चाहता है, वो आपका बिहार का इलेक्शन का वोटिंग राइट लेके बंगाल की बात करता है। तो इस वक्त आप किससे लड़ेंगे? आपकी सलाहियत, और दूसरी बात यह कि किन लोगों से हम बातचीत करके अपने इश्यूज को सेटल कर सकते हो, और किन लोगों से आइडियोलॉजिकल बैटल लड़नी पड़ेगी, और किन लोगों से ग्राउंड पे फाइट करना पड़ेगा पीसफुल तरीके से। तो क्या आप इस हर वक्त हर से मोर्चा ले लेंगे? अगर हमने तो सिर्फ वकीलों की बात करी, अब आप ये कहें कि हम जो है मुस्लिम वकील को केस ही नहीं देंगे, नॉन मुस्लिम वकील को तो फिर क्या करेंगे? नॉन मुस्लिम वकील को हम दिखाएंगे नहीं, तो आप तो उसी एक्शन रिएक्शन में फंस गए ना, कि उनने कहा कि किसी ढाबे में हम जाने नहीं देंगे। पिछले साल अभी जो भी ये खबरें आ रही हैं आपको कांवड़ियों के सावन वाली, इस खबर में कोई ऑर्डर नहीं है किसी सरकार का, गुंडई है। सही। लेकिन ऑर्डर पिछले साल आया था, मैं ही पिटिशनर था। अच्छा। मैं ही गया था कांवड़ियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, कोई मुसलमान वकील नहीं था, सीयू सिंह साहब वकील थे। बुलडोजर की रिट पिटीशन हमारी ही थी, बाकी सबकी पीआईएल थी, वो पड़ी हुई थी 2.5 साल से। रिट पिटीशन में जिसमें फैसला आया, एक जो है वो मोहम्मद हुसैन साहब थे और एक राशिद खान साहब थे, 2 रिट पिटिशनर थे, वकील नॉन मुस्लिम था। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एक डंडे से हम सबको नहीं हाँक सकते। इसमें कोई इनकार नहीं है कि वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो आपसे, उनके अंदर इस्लामोफोबिया में कमी नहीं है, कुछ उनके पॉलिटिकल एजेंडे हैं, तो हमारे भी तमाम लोग ऐसे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में कौन लोग हैं? वहाँ भी तो मुसलमान ही हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी तो मुसलमान है ना भाई। अगर हम मुसलमान की बात करें तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले का हम क्या करें? तो मेरे नज़दीक तो जो उसूल पसंदी के साथ अपने उसूलों के साथ 7 साल में जेल में पड़ी रही सुधा भारद्वाज, 5 साल जेल में पड़ी रही सुधा भारद्वाज, और एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का पुलिस का मुखबिर है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? आप मुझे बताइए। जब किसी एक आदमी को फांसी दी जाती है गलत तरीके से, और रात के टाइम सुप्रीम कोर्ट पे लोग पहुंच जाते हैं, तो वो पहुंचने वाले तो चंद तादाद के लोग होते हैं। तो ये एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव है। हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, इससे कोई
डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस इस बात पे है कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई इंक्लूसिव रहेगी और उसमें हम अपने हिसाब से चीज़ें तय करेंगे और जो लोग उसके साथ आएंगे। लेकिन हम ये कहें कि वो भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ एक सिविल सोसाइटी का बहुत सीनियर आदमी बैठता है और आप बैठते हैं, वो सीनियर आदमी 5 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकता प्रोटेस्ट में, लेकिन मैं 500 कर सकता हूँ। लेकिन वो जो सीनियर आदमी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस उसको ही कोट करेगी, बहुत सी मीडिया उसका नाम देख के आएगी। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, अपना नाम डालना या उस इशू को वाइब्रेंट करना? सपोज करिए कि एक लिंचिंग का इशू होता है, नहीं, बिल्कुल इशू को वाइब्रेंट करना रहेगा। अब उस इशू को मैं चाहता हूं कि वाइब्रेंट हो। अब मैं सोचूं कि अगर मैं हजरत फलां को, फलां खां साहब को, फलां साहब को, फलां सर को अपनी कम्युनिटी के बुलाऊं, तो मुझे पता है कि वो उर्दू अखबार से आगे की बात नहीं बढ़ पाएगी। हमने ही लिखा, हमने ही पढ़ा, हम ही रोए, हमने सीना कूटा, हमने अखबार फेंक दिया, यही होता है ना। हमने ही पढ़ा, हमने ही लिखा, हमने ही पढ़ा, सब हमारी विदिन हमारे बॉक्स में ही रह जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स से भी छपे, गार्जियन में भी आ जाए, वॉशिंगटन पोस्ट में भी खबर लग जाए। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो इसमें उनकी हिपोक्रेसी है ना, जो स्पेस हमें नहीं दे रहे हैं। देखिए मेरा सवाल ये कि क्या वहाँ पे उस काबिल के लोग मुसलमानों में नहीं है उस लेवल के? आपने कहा कि आप 500 लोग इकट्ठा करने वाली बात आप हटा दे, क्या ठीक है, मैं उसमें ही बात करता हूँ। मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ। सही, नहीं एडवोकेसी नहीं है। मैं एक बात, सवाल जो है अक्सर आपके ही कमेंट्स में चीजें दिख जाती हैं, ठीक है, मैं लोग उठाते हैं, वो बात है जो इसका जवाब मेरे लिए क्या है, जहां तक अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि मेरे लिए इशू इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल से। बिल्कुल। मुझे लगेगा कि एक नॉन मुस्लिम वकील, एक नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट, एक नॉन मुस्लिम एक्टिविस्ट इसको ज़्यादा बेहतर से हैंडल कर सकता है, तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा वही रहेगा। बिल्कुल। एक बात। अब दूसरी बात यह कि आपको कौन स्पेस दे रहा है, कौन स्पेस नहीं दे रहा है। तो स्पेस तो आपको कोई मुसलमान भी नहीं दे रहा है अपने डोमेन में, और स्पेस सिविल सोसाइटी वाला भी नहीं दे रहा। स्पेस तो आपको बनाना पड़ेगा, जो रियलिटी है। कोई किसी को अपना स्पेस नहीं देता, बल्कि वो चाहते हैं कि आपको स्पेस ना मिले। आप खुद विद इन कम्युनिटी के कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना जहाँ पे कम्युनिटी के लीडर्स चीज़ें देखते हैं, वो कम्युनिटी के लीडर्स आपको स्पेस दे रहे हैं क्या? नहीं। तो स्पेस तो आपने जो स्पेस लिया, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपके कोई ऑडियंस है, कुछ स्पेस बिल्ड हुआ है, तो किसी ने तो दिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं तो ये मैं अकेला नहीं हूं ना आप अकेले हैं, हम सब के साथ बहुत ढेर सारे जो हमारे दोस्त जिनके हमने नाम लिए जेलों में हैं, सही, शर्जील हैं, खालिद हैं, उमर हैं, अतहर हैं, गुलफिशा हैं, शादाब हैं, तस्नीम हैं, सलीम हैं, सलीम मुन्ना हैं। तो ये लोग भी तो आने वाले दिनों के लीडर हैं ना। या आप जब जर्नलिज्म में आए तो आपके साथ और भी लोग आए ना ढेर सारे। तो आप जो 5 साल या 6 साल में कुछ स्पेस बिल्ड हुआ है लोगों का, नहीं बिल्ड हुआ है। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस से अपनी पार्टिसिपेशन को इक्वल करते जाएंगे। सही। कुछ प्रोग्राम में वो होंगे, कुछ में नहीं होंगे। कुछ में हो सकता है वो हमें ना बुलाएं, कुछ में हो सकता है हमारा चेहरा देने के लिए बुला दें, कुछ में शर्मा शर्मी बुला दें कि ये हमें बुलाते हैं तो हम इनको बुला दें। स्पेस ऐसा ही बनता है और आपको स्पेस लेना पड़ता है, कोई आपको स्पेस देता नहीं है, चाहे वो कोई भी पब्लिक डोमेन हो, कोई नहीं देता। आपने बात के दौरान एक बात बोली थी, बिहार वोटर वेरिफिकेशन वाला, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल की बात चल रही है कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे इसको कहा जा रहा है ये बैकडोर एनआरसी है। उसको थोड़ा डिटेल में बताएं कि अभी ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये एनआरसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होता है और
अब जो है बैकडोर एनआरसी किया जा रहा है, ये क्लेम है, लोग इसको किस तरीके से देखते हैं आप बिहार? देखिए, हम सबको ये लग रहा था कि जब ये पॉपुलेशन सेंसस होगा तभी एनपीआर होगा, सही। और ये अंदेशे 2019 से चल रहे हैं कि मॉड्यूल बन गए हैं, ट्रेनिंग हो गई है, ऐप डिज़ाइन हो गई है, और सबको लग रहा था। फिर जब ये पॉपुलेशन सेंसस अनाउंस हुआ तो भी ये लगा कि पॉपुलेशन सेंसस में दो चीज़ें शायद ये इन्विजिलेटर से और कराएं। एक, जाति जनगणना, जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। दूसरा, उसमें अगर वो 3 कॉलम और डाल देंगे उस ऐप में फॉर्म के, तो एनपीआर हो जाएगा। और हम सबको पता है कि एनपीआर इज एनआरसी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनआरसी। लेकिन सरप्राइजिंगली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका कोई सिटीजनशिप से लेना देना ही नहीं है, उसने एक ऑर्डर इशू किया, और ये ऑर्डर किया कि हम अपनी इलेक्टोरल लिस्ट को रिव्यू करेंगे। तो हमेशा ये इलेक्शन कमीशन करता रहा, इसमें कोई नई बात नहीं। हालांकि बिहार में 2003 के बाद 2025 में, यानी कि 23 साल बाद रिव्यू होगी। तो पहले जो रिव्यू होती थी वो ये देखा जाता था कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं, लोग जाते, बीएलओ घर घर जाता था, वो सारा। नाउ दैट इज अ स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, दैट्स कॉल्ड एसआईआर। अब उसमें आप बिहार के अंदर के हैं, बिहार के बाहर रह रहे हैं, बिहार में आपके पेपर हैं नहीं है, सबको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने का मतलब ये कि आपने सारा डेटा लोगों का लिया, पहली बात। दूसरी बात, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप अगर पोस्ट 2004 हैं तो पेरेंट्स का दीजिए, बिफोर 84 हैं तो आप अपना दीजिए, बीच के हैं तो किसी एक पेरेंट्स का दीजिए। तो वो सारे पेपर मांगे जा रहे हैं जो पेपर बिहार में किसी के पास हो नहीं सकते। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं। तो ये जो एसआईआर बिहार में हो रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि 23 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है। साथ साथ जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का आया, उसमें सबसे ख़तरनाक बात उन्होंने ये कही है कि जो लोग ये नहीं दे पाएंगे और जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद उनको ये हक हासिल है कि वो उसको फॉरेनर डिक्लेयर करके और जो फॉरेन कमीशन है, होम मिनिस्ट्री है, उसको ये हैंड ओवर कर दें। तो पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट ही नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन फॉरेनर है, कौन फॉरेनर नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये राइट ही नहीं कि वो पेपर मांगे। अगर कोई आदमी इस देश में रह रहा है तो वो वोटर होगा, ये इलेक्शन कमीशन का काम था। हमने पिछले दिनों ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन ये ड्राइव चलाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इलेक्टोरल लिस्ट में डाले जाएं, शामिल हो जाएं। यहाँ तक कि जो इससे पहले से जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चावला थे या कौन थे, उसके समय में एक अभियान चला था कि जो रैन बसेरा में लोग रह रहे हैं उनके भी वोट डाले जाएं, या जो लोग माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको किसी ऐप के ज़रिए उनका वोट डलवाया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि वो माइग्रेंट लेबर है इसलिए हम उसका वोट ही नहीं रखेंगे। तो अब चुनाव आयोग तो पूरा सरकार के हाथ में खेल रहा है, और इसको अगर इन शॉर्ट ये कहें तो दो खतरनाक चीज़ें हैं इस पूरे एसआईआर में। एक तो ये बैकडोर एनआरसी है, दूसरा ये कि पहले वोटर जो है वो सरकार को चुनता था, अब सरकार पहले वोटर चुन ले रही है अपने हिसाब से कि कौन मुझे वोट देगा, कौन नहीं देगा, क्या करेगा, और मीडिया जो है वो उसका बाजा बजा रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जब आपने सारी चीज़ों को लेके, मैं भी एक पार्टी हूँ जो कोर्ट में गया हुआ हूँ इसको लेकर, इस मामले में, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड से आपने पिछली सरकार चुनी जो ये फैसला लेके आ रही है, तो जिसने उनको वोट दिया वो वोटर सही नहीं है, तो ये तो गजब बात है। आधार, आपका आधार का ढिंडोरा पीटते रहे, अब आप कह रहे हैं आधार भी नहीं पॉसिबल है। फिर मीडिया क्या कह रहा है, कल से मीडिया ने एक नई खबर चलाई कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहां पे आधार ज़्यादा बन गए 122%, 123%। और फिर मैंने भी एक वीडियो डाला उस पर कि
आप जो डेटा दे रहे हैं जनसंख्या का, कि जनसंख्या से 1 से 22% ज़्यादा, यानी कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है और आधार बन गए 22, 122 ज़्यादा बन गए, तो उसमें चोरी क्या है आपकी? आप डेटा ले रहे हैं पॉपुलेशन का 2011 की, और और आधार ले रहे हैं यूडीआई का डेटा 2025 का। की। तो 14 साल की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको आप बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जितनी आबादी सीमांचल में, जहाँ पर 40% अप्रॉक्स मुसलमान रहता है, जहाँ पर 60% किशनगंज से लेकर और पूर्णिया तक रह रहा है, लगभग यही पोजीशन गुजरात में है। अमित शाह जी जिस सीट से जीत कर आते हैं, गांधीनगर, जहाँ पे 94% हिंदू रहता है, वहाँ पर जो आधार हैं 119% बढ़े, यानी कि 19% आधार में बढ़ोतरी हुई है। वहाँ पर जो डांग की सीट है, डांग जो जिला गुजरात में है, जो जहाँ पर 89% जो है वो हिंदू रहता है, वहाँ पर 38% आधार बढ़े हैं, 138% आधार बढ़े हैं। तो ये एक पॉपुलर नैरेटिव लगातार सेट किया जा रहा है, और इस समय जो पूरा एक माहौल चल रहा है कि जो भी आदमी बंगाली बोले तो पहले उसको रोंगिया का नाम दो, रोंगिया फिट नहीं बैठे तो उसको बांग्लादेशी बता दो। बिहार में सीमांचल का जो इलाका है वो कल्चरली बंगाल का इलाका है, कल्चरली बंगाल का इलाका है, ज़बान भी उनकी बंगाली है, बंगाली जैसी है, बंगालियों से निकलती हुई ज़बान है, मिलती जुलती ज़बान है। खुद पूरे देश में इस समय झारखंड के चुनाव में सबसे ज़्यादा ये दावा किया गया कि यहाँ पर बंगाली आ गए हैं। हमको पता है कि पाकुड़ के बराबर में साहिबगंज का इलाका है, और वो राजमहल जो जिला है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड में, वो बंगाल बॉर्डर की, और वहाँ से मुसलमानों का माइग्रेशन शहरों की तरफ हुआ है। तो उसके बारे में गलत डेटा पेश किया गया, गलत फैक्ट पेश किए गए, और इस समय अब पूरे देश में जो भी आदमी बंगाली बोल रहा है, अगर वो मुसलमान है तो वो बांग्लादेशी, और हिंदू है तो वो बंगाली, इसकी पूरी पॉलिसी चल रही है। इसी के तहत आप रोज खबर सुन रहे होंगे कि पुश बैक की पॉलिसी है। पुश बैक की पॉलिसी में जहाँ पकड़ में आ जाए वहाँ बंगाल के बॉर्डर में छोड़ दो, बाद में फिर पता चलता है कि वो इंडियन है, सारे पेपर इंडियन है, तो फिर लेके भी आए हैं। इस तरह के भी केसेस हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, पॉलिटिकली चार्ज करने के लिए इस तरह के मुद्दे देखे जा रहे हैं। डेटा के हिसाब से इसमें कोई जो है वो जान नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि कोर्ट इनमें कोई जल्दी फैसला नहीं दे रहा। जैसे हम लोग कोर्ट गए थे, अगर कोर्ट ये साफ साफ कह देता कि आपको आधार मानना पड़ेगा, कोर्ट ने कहा आप आधार मानिए, इतने पेपर तो हमारे पास भी नहीं, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। अगर ऑर्डर दे देता तो बात थी। अब कोर्ट का काम, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम टू गिव द इंस्ट्रक्शन, दे आर नॉट गिविंग द इंस्ट्रक्शन, दे आर जस्ट पासिंग द सजेशंस। दैट इज द मेजर चैलेंज। नदीम खान जो हैं स्टेट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं। लास्ट ईयर आपके अगेंस्ट जो है केसेस चले, आपके वीडियोस जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल रहे, दिखा रहे थे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहे हैं, और वो उसके आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो आपने किया हुआ था फ़ोटोज़ के ज़रिए कुछ चीज़ों को दिखा रहे थे। तब बेंगलुरु आप जब थे, दिल्ली पुलिस पहुंची थी, वो क्या मामला था, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और स्टेट का तो 36 का आंकड़ा हमेशा होता है। पुलिस गुंडाई करती है, वो चाहती है कि कोई उसके बारे में चर्चा नहीं, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उसको सामने लाना चाहते हैं। हमने जो भी डेटा पेश किए हैं वो डेटा पब्लिक डोमेन में है, वो घटनाएं हुई हैं, उनका कलेक्शन है। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल की घटनाओं का एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन था, और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। क्या मामला और था, थोड़ा उस पे शॉर्ट में पुलिस ने उस पे ये चार्ज लगाया कि ये एक ही समाज के लोगों को वो एक्यूज दिखा रहे हैं, क्रिमिनल दिखा रहे हैं, और दो समाजों के बीच में झगड़ा करा रहे हैं। ये मेरे ऊपर उन्होंने चार्ज लगाया, और ऑल ऑफ सडन मुझे अरेस्ट करने के लिए वो बेंगलोर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने ड्यू प्रोसेस का फॉलो नहीं किया था। और उसके बाद मुझे जो है वो कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली हुई है अभी, मतलब बेल नहीं है, प्रोटेक्शन पे बाहर हूँ।
तो बहरहाल अब जब तक बाहर हूँ, जब तक जो काम कर रहा हूँ वो कमिटमेंट के साथ करूँगा। शहर नहीं छोड़ सकता हूँ, दिल्ली छोड़ता हूँ तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कहीं जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तो वो तमाम मसले हैं। लेकिन बहरहाल मेरा अपना जो कमिटमेंट है उसके तहत मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ कि जो भी वायलेशन के केस होंगे वो ज़ोर शोर से बोले जाएंगे। पुलिस के केस लगाने के बाद भी हमने संभल की रिपोर्ट रिलीज करी, हमने दूसरी जगह की रिपोर्ट रिलीज करी, हमने कोर्ट केसेस किए और वो बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी उसूली लड़ाई ये है कि हम ये डॉक्यूमेंट का राइट रखते हैं एंड लेट द कोर्ट डिसाइड इट इज माय राइट और नॉट माय राइट। तो व्हेन द कोर्ट डिसाइड देन वी विल सी इट। कम्युनिटी में देखिए ऐसा है कि जब कम्युनिटी पर सरकारें अटैक कर रही हों, हम ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए, मुसलमानों को एक इतनी बड़ी मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, कोई साहब कहते हैं वो स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी बना रहा है जेल डाल दिया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशन बना रहा है उसके इंस्टीट्यूशन की जांच चल रही है, वो रोज ले आके बैठा हुआ है एजेंसियों के ऑफिस पे। तो दरअसल क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो इस समय जितनी परेशानी में है वो बता नहीं सकते हैं। सही। और हम में से भी, हम सब में बहुत डिसएग्रीमेंट है। जहाँ तक मैं बात करूँ, जब हम ये बात कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के नॉन मुस्लिम लोग, हमने खुल के बात करी इस पे, बिल्कुल उनसे डिसएग्रीमेंट हो और हम कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है। सही। तब हम भी ये कह रहे हैं कि जो लोग भी जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हो सकता है कि उनके इदारे की कैपेसिटी 500 आदमी को मदद पहुंचाने की हो, लेकिन वो 5 को पहुंचा रहे हो। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस बुरे हाल में सिर्फ 5 को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो उन 5 को कौन पहुंचाएगा। तो ये इंटरनल डिफरेंसेस का टाइम नहीं है, ये हमारे वजूद की, हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और जहाँ तक आपने कहा कि लीडरशिप का मामला है, मुझे इस पे बहुत उम्मीद है। मैंने जब आपसे कहा कि हमने देखा कि संभल की औरतें, तो एक कॉन्शियसनेस कलेक्टिव लीडरशिप की भी बिल्ड हुई है कम्युनिटी में, कि उनका हो सकता है उनका कोई नेता नहीं हो, लेकिन वो सब नेता हों। और एक मुसलमानों में जब आप 2015, 12, 13 तब तो कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, अब तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर हम गिने अपने आप को, तो ना गिने तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नए एडवोकेट्स की लाइन लगी हुई है जो जा रहे हैं कि हम कम्युनिटी के हम काम करना चाहते हैं। नए एक्टिविस्ट की काम लाइन लगी हुई है। आप एक वो दें कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों में डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, और कौन लोग हैं जो 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करें, आप 50 लोगों को बुलाएंगे 70 लोग आ जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। और हमने खुद जैसे बार, चलिए शाहीन बाग को छोड़ देते हैं, हिजाब के मूवमेंट को तो हिजाब की लड़कियों ने ही लीड किया ना पूरे इंडिया में। बिल्कुल। उस पर तो कोई बाहर से नहीं आया। कितनी शानदार तरीके से रीजनिंग और लॉजिक के साथ वो अपनी बात रखती थी मीडिया में। कोई अल जजीरा में बोल रही हैं, कोई गार्जियन में बोल रही हैं, कोई इसमें आर्टिकल लिख रही हैं, कोई इसमें आर्टिकल लिख रही हैं। गोदी मीडिया के चैनल सर के बल खड़े हो जाते थे, लेकिन फंसा नहीं पा रहे थे उनको। तो ये क्राइसिस नहीं है, एंड वी हैव टू थिंक ऑन अनदर डायरेक्शन इज दैट कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू शो आवर कैलिबर। और हमारी जो 1450 साल की जो तारीख है, तो हमने तो इससे ख़राब दौर भी देखे हैं, और फिर उसी दौर में हमने अपने आप को वापस आना देखा है। पासबा मिल गया काबा को सनम खाने से। कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक मायूसी भी नज़र आती है हर वक्त, एक साइकोलॉजिकल, और वो निगेटिविटी जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, सोशल मीडिया हो, जो लोग फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस बीच इस तरीके की बातें आना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये एक बड़ा मसला है। उसमें हम भी शामिल हैं और हमारे उधर वाले दोस्त भी शामिल हैं। सही। आप वायर, क्विंट, स्क्रॉल अंग्रेजी में देख लें या हिंदी में जो भी लोग चला रहे हैं उधर, वो रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, और फिर इधर जो लोग चला रहे हैं, जो भी चैनल ज़्यादा चलते हैं,
20 लाख 25 लाख यूट्यूब, उनके सबके टॉप 10 जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं वो आप देखें, then you will find out of 10 there is all 10 come up with a negative news. हम पिट रहे हैं, हम ही उसका बता रहे हैं सबको कि हम पिट रहे हैं, सामने वाले को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं कि वो हमको पिटता हुआ दिखा रहा है, और हम रो भी रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो सामने वाला वीडियो बना रहा है आपको मारते हुए, वो इसीलिए बना रहा है क्योंकि आपकी कम, और वीडियो बना के वही डाल रहा है ताकि आप उसको और प्रमोट करें। तो मैदानों में लड़ाइयों से पहले आदमी जहनी तौर पर लड़ाई जीतता या हारता है, और ये जहनी तौर पर कुंद करने की लड़ाई है। तो हम सबको भी ये भी बताना पड़ेगा कि समाज ऐसा ही नहीं चल रहा है। हम लोग दिल्ली में बैठ के लंबी चौड़ी बातचीत कर रहे हैं, यूपी में जहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने घरों के बुलडोज़र पे ढाए जाने के अंदेशे के बावजूद हक और इंसाफ के लिए लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं। उनको रिस्क है, कभी भी चल सकता है। तो ऐसे ही सोसाइटी नहीं चली, लेकिन उनके बारे में डिस्कशन नहीं होता। सपोज करिए आप और हम खरगोन में एक साथ काम कर रहे थे, हम खरगोन से वापस आए तो जैद पठान के ऊपर एनएसए लगा दिया गया जी। लेकिन एनएसए लगना बड़ी बात नहीं है। असल बड़ी बात यह है कि वो आदमी जिसका कोई फाइनेंशियल लेना देना नहीं है, वो जिस कंटिन्यूएशन, जिस डेडिकेशन, जिस कमिटमेंट से एनएसए लगने के पहले काम कर रहा था, वो उसी कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है अभी भी। तो ये अपने आप में कितनी हौसला देने वाली खबर है। चलिए मैं बातचीत के आखिरी में एक आपको स्टोरी बताता हूँ जी। लातेहार में अभी डेथ हुई एक बच्चे के वालिद की, उसके बच्चे को लिंच कर दिया गया था, आज़ाद अंसारी के। लातेहार 5 घंटे लगते हैं रांची से पहुंचने में। वहाँ पर एक मजलूम अंसारी और छोटू अंसारी की झारखंड की पहली लिंचिंग हुई थी, और मारने के बाद पीपल के पेड़ से मारकर लटका दिया था। तो मैं छोटू अंसारी के बाप आज़ाद से बात कर रहा था, जिनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उस पर भी बात कर लेंगे, एक्सीडेंट पे भी। तो जब मैं बालूमठ पहुंचा, बालूमठ कस्बे का नाम है, फिर वहाँ से उनके गांव पहुंचा, तो उन्होंने बताया, मजलूम के भाई ने, उसकी एक मोबाइल की दुकान है सड़क के ऊपर, मेरे टच में थे। तो उन्होंने कहा, नदीम भाई, हम लोगों ने जब डेथ हुई तो चंदा किया था, 2 लाख रुपए चंदा हुआ, और चंदा करने के बाद हमने एक बड़े वकील को केस दिया अपनी ही कम्युनिटी के, और सब लोगों को बेल हो गई, एक्यूज को। और हमारा अंदेशा ये है कि उस वकील ने, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उस वकील ने हमारे साथ धोखा किया और सबको बेल दिला दी। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोबारा कोई बड़ा वकील करें। तो आपके आने से 2 दिन पहले बालूमठ से जो टाउनशिप है, वहाँ से एक अब्दुस सलाम करके नौजवान वकील आए थे, 27-28 साल उम्र रही होगी, 26-27 साल। और जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो हमने उनको पेपर दे दिए। हम बात करें जो फैमिली सेटलमेंट हो सकता था वो किए, कुछ केरल के दोस्तों के जरिए फैमिली, एक बच्चे को हॉस्टल डाले, वो अपनी जगह हो गया। मैं पहुंचा अब्दुस सलाम के पास। मैंने अब्दुस सलाम से कहा, तो बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस वकील नहीं थे और एजुकेशन ही बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो हम तो आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। हमने कहा, यार सलाम भाई, आप यार बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं हो, और उधर से जो वकील आ रहा है वो 50,000 रुपये लेता है हियरिंग का, मर्सिडीज से आता था वकील, रांची से, तो आप कैसे टिक पाओगे? तो उस आदमी ने जो मुझे बात कही थी मुझे अभी तक याद है। उसने कहा, नदीम भाई, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए एक्सपीरियंस और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, असल ज़रूरत यह है कि मेरे अंदर कितनी
कितना पैशन है उसको इंसाफ दिलाने के लिए, कितनी ईमानदारी से मैं उसको इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर सकता हूँ। नतीजा ये हुआ कि उस आदमी ने 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा कराई। अब आपको एक और बात बता देता हूँ, अलीमुद्दीन की जब लिंचिंग हुई, HRLN के लोग उसका केस देख रहे थे। शादाब हमारे दोस्त हैं, वो थे, और मेन वकील था राजू हेम्ब्रो, जो एक आदिवासी वकील था। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो 10,000 की भीड़ ने रामगढ़ की कचहरी को घेर रखा था। राजू हेम्ब्रो दीवार कूद के मोटरसाइकिल से रांची आए रामगढ़ से, अगर मेन गेट से निकलते तो उनकी लिंचिंग हो जाती। वही केस है जिसमें जयंत सिन्हा ने बेल वाले लोगों को माला पहनाई थी और बजरंग दल और RSS के मेन लोग उसमें शामिल थे, पोजीशन होल्डर। राजू हेम्ब्रो उसके बाद कभी रामगढ़ वापस नहीं जा सके रांची से, उस शहर में जहाँ के वो रहने वाले थे, जहाँ उनका मकान था, जहाँ उन्होंने प्रैक्टिस जमाई थी। अब रांची में हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ अंग्रेजी चलती है, और लोकल में फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो एक आदमी का पूरा प्रोफेशनल कैरियर, पर्सनल कैरियर सब ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कभी जाके रांची में कि राजू भाई कोई रिग्रेट है क्या, कहेंगे नहीं यार, इंसाफ तो दिला दिया मैंने, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे लोग हैं ग्राउंड में जिसकी वजह से सब चल रहा है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। वो डायरेक्ट सिस्टम से लोहा लेते हैं, रोज़ पकड़े जाते हैं, रोज़ छोड़े जाते हैं, रोज़ काम करते हैं। ये कहानियाँ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमको लोगों से कहना पड़ेगा कि इंसाफ के लिए आओ। ये जो आप 4, 6, 10 रुपए दे देते हैं ना, वो गिल्ड के तहत देते हैं। सही। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। मैं कहता हूँ टाइम दो, जाओ कम से कम उनके घर पे जाके देखो वो कैसा जी रहे हैं, उनका बाप चला गया, उनके बच्चों को मिलो, जाके बात करो। बिल्कुल। जो आप गिल्ड में पैसे देते हैं, वो पैसा लेने के बाद उसकी जो जस्टिस की थर्स्ट है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और आपको लगता है आपने काम कर दिया। सही। तो आप 100, 200, 1000 रुपए दे के हातिम ताई बनने की जो फील लेके आते हैं, असल ये है कि आपको इंगेज होना पड़ेगा। आप इंगेज करिए, पैसा मत दीजिए, आप इंगेज करिए, पैसा सेकेंडरी, एंगेजमेंट प्राइमरी है। आखिरी होगा ये वक्फ को लेकर के कि वक्फ के केस में आप खुद भी पिटिशनर हैं और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें रही है। अब तो ये वक्फ कानून बन चुका है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वक्फ अभी कानून नहीं बना है। कानून का मसौदा तैयार हुआ है JPC ने, और मसौदा पास किया गया। तो वक्फ का जो पुराना बिल है उसमें इन्होंने 42 बदलाव किए। सही। कोर्ट में वो चेंजेस जो हुए मैं हैं, उसी पे उसको इम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी किया जा रहा है। यूपी में कंटिन्यूअसली बुलडोजिंग। नहीं, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर वो वक्त थोड़ी सी तंगी है, लेकिन फिर भी हम बात समझते हैं। तो जब ये लोग कोर्ट गए तो कोर्ट में इन्होंने कहा कि इस कानून पे हमको स्टे दे दीजिए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 7 जजेस की बैठेगी तब आप इसकी सुनवाई प्रॉपर कर लीजिएगा, तब तक इसको लागू नहीं होने दीजिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये पार्लियामेंट से पास होकर आया हुआ कानून है और एक वैलिड कानून है, इसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। इसमें जो प्रोविजंस हैं उनकी आप बात करिए। सही। तो उन्होंने 2 प्रोविजंस की सुनवाई करी है। पहले 3 की बात हो रही थी, वो 2 प्रोविजन अपॉइंटमेंट्स हैं, और एक जो है वो वक्फ बाय यूज़र, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज। सभी सरकारों ने इसके नोटिफिकेशन तैयार कर रखे हैं, सिस्टम तैयार कर रखा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये कोर्ट क्या करेगा, 42 में से 2 ही का फैसला आपके फेवर में दे देगा, तो कितने बचे? 40 बचे। तो 40 में वो वे आउट निकाल के आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और 2 में क्या फैसला आएगा उसका इंतजार है। जहां तक यूपी के बुलडोजर्स की बात कर रहे थे, यूपी में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनके ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, या डॉक्यूमेंट हैं तो वो क्लियर नहीं है, और वो स्पेशली ज़्यादातर वो जो वक्फ से रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पहले से सारा सर्वे कर ले रहे हैं, ताकि जब
ऑर्डर पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, तो कार्रवाई इमीडिएट कर सके। और उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं थी या जिनके, तो उसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, नीचे, ऊपर से नीचे में फर्क ये होता है कि ऊपर वाला धीरे धीरे होता है, वो उससे ज्यादा काम करता है, नीचे वाला तुरंत करना चाहता है। यानी कि कहावत जो है ना कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको लगता है कि वो नागपुर से ऑर्डर ले रहे हैं, वो पहले ही सीलिंग मारे दे रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो सीलिंग के बाद खोले भी गए हैं। सही। हम लोग एक विस्तृत काम कर रहे हैं इस पे, कोर्ट का भी कर रहे हैं यूपी का, और रिपोर्ट के लेवल पर भी डिटेलिंग में काम कर रहे हैं लगातार। ये जो हमारे बहराइच, बलरामपुर, उतरौला, ये सारे जो इलाके हैं, खलीलाबाद, उन पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। कुछ कोर्ट ने भी डाले हुए हैं मैटर, कुछ बाहर भी डाले हैं। आने वाले दिनों में भी कोर्ट ओपन होने शुरू हो गए, तो होपफुली उसमें आप एक बेहतर न्यूज़ सुनेंगे। जहाँ तक वक्फ की बात रही, ये बेसिकली हर शहर को अयोध्या और संभल बनाने की कहानी है। वो ये हर इलाके में एक डिस्प्यूटेड साइट बिल्ड कर देंगे कि एक साइट ऐसी होगी जिस पे डिस्प्यूट होगा। सही। अब सपोज करिए कि मेरे वालिदैन जिस कब्रिस्तान में हैं, उस वालिद साहब मेरे जिस कब्रिस्तान में है, किसी के वालिदैन हैं, वो आके उस ज़मीन पर कब्जा करने लगेंगे तो कौन रुकेगा? आप सामने आएंगे, कन्फ्रंटेशन होगा, तो वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट होगा। कोई मस्जिद ऐसी जिस पे वो हिंदू पार्टी क्लेम करेगी, वहाँ डिस्प्यूट सेट होगा। तो वो परमानेंट टेंशन, एक बाबरी ने पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। तो अगर हर शहर में बाबरी हो जाएंगी तो कैसे चेंज करेंगे? यूपी के साथ मसला क्या है कि पूरे इंडिया में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसमें 24% यूपी में अकेले, 1/4, और 72% प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी का ऐसी है जिसमें डिस्प्यूट है। तो यूपी विल बी द मोस्ट डिस्प्यूटेड प्लेस इन अपकमिंग डेज। तो हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में कि यूपी के हर शहर में 2 या 3 वक्फ सेल बने, और उसमें ये भी कोशिश है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस यूपी में काम कर रही हैं, रिलीजियस, सोशल, उनका एक कलेक्टिव सेटअप बन जाए। जैसे इलेक्शन के समय में वोट रजिस्ट्रेशन में होता है, दूसरे में होता है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने का समय नहीं है। और फिर वो कलेक्टिव नीचे कॉन्फिडेंस पैदा करे, क्योंकि लोग डर रहे हुए हैं, यूपी में लोग डरे हुए हैं। तो उस तरह से हमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को और इश्यूज को कम्युनल ना होने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको प्रॉपर्टीज को बचाने की कोशिश है। अब आने वाले दिनों में जैसा कोर्ट का डायरेक्शन आएगा वैसा ही हम लोग तय करेंगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका इतनी लंबी गुफ्तगू के लिए और इतना वक्त देने के लिए।